से फंसा हुआ हूँ, मैं इसे और नहीं ले। कृपया आप मुझ पर भी दया कीजिए और मुझे पुनर्जन्म लेने दो। आप महान हैं और आपके पास महान शक्ति है, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप मुझे पुनर्जन्म लेने में मदद करते हैं तो मैं आप जीवन भर आभार रहूंगा। फिर याजुन उसके थोड़ा सा पास जाके कहता है, बाय द वे तुम भी पृथ्वी की कोई नहीं हो और हम सभी भी आत्माएं हैं, तो तुम्हें भी पुनर्जन्म लेने का हक है। और ये बात सुनकर फे चेंगजुआन खुश होकर याजुन को थैंक यू कहने लगता और तभी याजुन गुस्से से कहता है, लेकिन तुम जैसे कमीनो दोबारा जन्म लेने के लायक नहीं हो। ये कहकर वो उसके सर पर लात मार के उसके सिर को तोड़ देता है। फिर याजुन देखता है कि उस जगह से बहुत ही ज्यादा इन एनर्जी बाहर निकल रहा होता है। फिर याजुन कहता है, अब जबकि फे चेंगजियन मर चुका है और सोल कल्टीवेशन टेक्निक भी नष्ट हो और इसीलिए इतना सारा इन एनर्जी लीक हो रही है, और अगर ये ज्यादा बाहर निकल जाता है तो मुझे डर है कि 100 माइल के अंदर हर एक आत्मा को नुकसान होगा। फिर वो इस एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए अपनी शक्ति की मदद से एक बाउल की तरह बनाता है और उसके इन एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो ही गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अब सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर नहीं जाती तो चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर लो। थैंक। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि याजुन उन इन एनर्जी को एक बोतल में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद वो उस गड्ढे से बाहर आता है और याजुन को देखकर नुआ नुआ दौड़ के याजुन के पास जाती है और कहती, डैडी क्या आप ठीक है? आपने जब जंप किया मैं बहुत डर गई। याजुन कहता है, डोंट वरी नुआ नुआ, डैडी को कुछ नहीं होगा। फिर नुआन नुआन कहती है, डैडी दीदी ने कहा है कि आप बुरे आदमी को पकड़ने के लिए गए थे, क्या आपने उन लोगों को पकड़ लिया है? फिर याजुन कहता है, हाँ मैंने सबको पकड़ लिया और सबको पनिश भी दे दिया, अभी वो लोग किसी और को परेशान नहीं करें। नुआन नुआन कहती है, डैडी सच में आप बहुत ही अमेजिंग है। फिर हम उस बुढ़े आदमी को देखते हैं जो कि याजुन के पास आके कहता है, मिस्टर ये हमने बाहर कुछ ब्लैक कलर की चीजों को देखा है, अंदर क्या हुआ था? याजुन बताता है, किसी ने जमीन के अंदर इन एनर्जी को गाड़ के रखा था और इसकी वजह से आपका पोता लगभग मर ही जाता, और मैंने इन एनर्जी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है, अभी डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी वो बुढ़ा आदमी कहता है, लेकिन क्या क्या फ्यूचर में ये दोबारा हो सकता है? जब तक इस मामले को पूरी तरह से सुलझाए जा सकते हैं हम तुम्हारी किसी भी शर्त पे सहमत है। फिर याजुन कहता है, हालांकि मैंने इस ग्राउंड के मामले को सुलझा दिया है, लेकिन आपका घर दूषित हो गया है और अगर आप इसे पूरी तरह से हल करना चाहते हैं तो इस लेआउट को बदल दीजिए और सभी पेड़ों को रिप्लेस कर दीजिए। फिर वो बुढ़ा आदमी कहता है, ये कुछ भी नहीं है, ईमानदारी से मैं अब भी इस घर को पसंद करता हूँ, लेकिन परिवार की सुरक्षा के लिए इस घर को अगर बेचना भी पड़े तो भी मैं करूँगा। फिर वो अपने बेटे से कहता है, जल्दी से इस घर का मरम्मत शुरू कर दो। फिर उस बुढ़ा आदमी का बेटा याजुन से कहता है, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वह याजुन को एक लेटर देकर कहता है, तुम्हारे दोस्त ने कहा कि वो बहुत जल्दी में थे, इसीलिए ये नोट तुम्हारे लिए छोड़ के गया। और ये देखकर याजुन कहता है, क्या दोस्त? कौन सा दोस्त? और वो कहता है, उस लड़की के पास एक तलवार था और उसने कहा कि वो तुम्हारा दोस्त है। फिर याजुन अपने मन में सोचने लगता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी वो पहले ही भाग गया है। उसके बाद याजुन उस नोट को पढ़ता है जिसमें कि लिखा था, मेरा नाम ल्यूटन है और मैं एक टैलेंटलेस और एक अनाड़ी आदमी हूँ। मैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए सियाओ फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहता था, लेकिन मैंने गलती से आपदा का कारण बना और लगभग अपना जीवन खो दिया, और मैंने आपका शक्ति देखा है, मैं तो आपके आसपास भी टिक नहीं पाऊंगा, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे पीछे जो डिफरेंस हुआ है हम वो भूल जाइए। और नोट्स पढ़ने के बाद याजुन कहता है, वो तो भाग गया। और तभी शायू कहती है, क्या वो एक रैबिट है, वो इतना तेज कैसे भाग गया? और वो याजुन से कहती है, मास्टर क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? और याजुन कहता है, भूल जाओ इसे, वैसे ही वो एक स्टूपिड पर्सन है, इसके लिए हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। और याजुन उस नोट को नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो बुढ़ा आदमी याजुन से कहता है, तुमने मेरे पोता को नहीं बल्कि मेरे पूरे फैमिली को बचाया है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ। फिर उस बुढ़ा आदमी का बेटा कहता है, क्यों ना आज रात हम एक साथ डिनर करने के लिए चले? मिस्टर ये तुम क्या कहते हो? और यह सुनकर याजुन नुआन नुआन से पूछती है, बताओ क्या तुम जाना चाहती हो? नुआन नुआन कहती है, नहीं डैड, मैं आपके हाथों से बनाया हुआ खाना खाना चाहती हूँ। फिर याजुन उन लोगों से कहता है, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा नहीं है कि मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी एक नखरेबाज है और आपको मुझे धन्यवाद देने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मैंने आपके नेक इरादे को नोट कर लिया है। और ये बात सुनकर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद रात को हम देखते कि याजुन दोबारा नुआन नुआन के लिए बहुत सारा खाना बनाता है।
फिर वो खाना लेकर नुअन नुअन के पास आते हैं और कहता है, आज डैडी ने बहुत सारा खाना बनाया है तो तुम खा के बताओ कौन सी डिश बहुत ही टेस्टी है। और नुअन नुअन भी इतने सारे खाना देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो खाकर कहती है, डैडी आप जो कुछ भी बनाते हैं सब कुछ बहुत ही टेस्टी होती है, मैं कैसे बताऊँ कि कौन सी अच्छी है। आज मैं नहीं बता सकती, अगली बार जब आप बनाएंगे फिर कहूँगी। और ये सुनकर यासुन कहता है, लालची बिल्ली, अच्छा तो दोबारा खाना खाने के प्लान चल रही। और ये सुनकर नुअन नुअन अपने मुंह को फुला लेती है और तभी यासुन कहता है, मेरी प्यारी बच्ची तुम्हें जो कुछ भी खाना है मैं सब कुछ बना के दूंगा। और नुअन नुअन कहती है, इसलिए तो डैड आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैड है। और तभी हम शाओन को देखते हैं जो कि कहती है, ये तो बहुत अच्छी स्मेल है, ये कहाँ से आ रही है। और तभी नुअन नुअन कहती है, दीदी ये डैडी की खाने से आ रही है, ये लीजिए आप और सुनिए। और शायू कहती है, नहीं ये खाने की स्मेल नहीं है। और वो यासुन को कहती है, मास्टर आपको पता है ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। उसके बाद यासुन नुअन नुअन से कहता है, तुम खाना खाओ, मुझे दीदी से कुछ बात करना है तो हम अंदर जा रहे हैं। फिर वो दोनों अंदर चली जाती है और अंदर जाकर यासुन उस बाउल को बाहर निकलता है और कहता है, तो तुम इसके बारे में सोच रही थे है ना। और उस बाउल को लेकर शायू बहुत ही खुश होती है और कहती है, मास्टर ये इन एनर्जी बाकी एनर्जी से बहुत ही टेस्टी लग रही है। यासुन कहता है, हाँ क्योंकि ये फे चिंगजुआन का है और वो 500 साल तक स्पेंड किया है, इसको कि एक हाई ग्रेड आइटम माना जाता है। अगर तुम हर रात इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगी और मेरी टेक्निक को फॉलो करोगी तो जल्दी ही तुम्हारे पास एक बॉडी होगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उस चश्मा पहना हुआ आदमी को दिखाई जाते हैं जिसको कि हम एपिसोड 2 में देखा है, जो कि यासुन का चचेरा भाई है। और वो चश्मा पहना हुआ आदमी किसी से कह रहा होता है, क्या कहा आपने, ये चैरिटी फाउंडेशन से फेट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, पर क्यों। मेरे चाचा की इच्छा तो यही था, मुझे उनकी प्रॉपर्टी विरासत में मिला है तो मैं इसे ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकता। और वो दूसरे आदमी जो होते हैं वो असल में एक वकील होते हैं और वो कहता है, ये चैरिटी फाउंडेशन ये ग्रुप का हिस्सा नहीं है। और फाउंडेशन की निदेशक चेयरमैन की वाइफ लिन मियू है जो कि इन दोनों संस्थाओं को अलग कर रही है। और आपके चाचा ने कहा होगा कि आप केवल ये समूहों को विरासत में देंगे। कानूनी रूप से बोला जाए तो ये चैरिटी फाउंडेशन का उत्तराधिकारी यासुन है। और ये बात सुनकर वो चश्मा पहना हुआ आदमी गुस्सा होकर एक ग्लास को तोड़ देता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है। और वो अपने मन में सोचने लगता है, जाने भी दो, मैं इस ग्रुप का हिस्सा तो हूँ लेकिन चैरिटी फाउंडेशन का कीमत कितना होगा। उसके बाद वो वकील एक फाइल देकर कहते, इस फाइल पर ग्रुप के सारे डीलिंग और अकाउंट्स डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए। फिर वो फाइल देखकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये ग्रुप तो बहुत कुछ बनाते हैं लाभ का, पर ये इतना कम रकम क्यों है। फिर वो वकील कहता है, ये चेयरमैन और उनके पत्नी हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, वो हमेशा अधिकांश मुनाफा को अपनी चैरिटी फंड पर दान कर देते और उनके एक्सीडेंट को अभी कुछ ही समय हुआ है, इसलिए कंपनी के पास अभी भी बहुत पैसा नहीं है। और आगे उन लोगों ने एक बार कहा है कि इस ग्रुप जो कुछ भी करेगा वो दोबारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इन फ्यूचर जो चेयरमैन होने वाले हैं वही परमानेंट रहे। फिर वो चश्मा पहना हुआ आदमी अपने मन में सोचे लेते हैं, ये दोनों केवल दान के लिए पैसा देने के लिए कड़ी मेहनत, क्या उनके दिमाग में कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे फाउंडेशन का डायरेक्टर बनाया था तो क्या ये वैसा नहीं है जैसा मैं उसे खिलाने के लिए परिश्रम करता। फिर वो वकील से कहता है, अंकल वह निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जब अंकल जीवित थे तो वो यासुन से बहुत ही नाराज थे, है ना। और क्योंकि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे लिए छोड़ दी है तो वो चैरिटी फाउंडेशन को क्यों छोड़ेंगे। और ये होना चाहिए कि वो अपनी इच्छा में गलती करते हैं। आप इस कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि हैं, आपको मेरे लिए कोई रास्ता खोजना होगा। फिर वो वकील कहता है, क्योंकि मैं कानूनी प्रतिनिधि हूँ मुझे कानून के अनुसार सब कुछ करना होगा और इस प्रॉपर्टी के फाइल को लीगली बनाया गया है और उन पर चेयरमैन का साइन। अगर आप उसकी इच्छा को बदलना चाहते हैं तो आपको उसे पुनर्जीवित करना होगा और उसे एक नया मसौदा तैयार करने देना होगा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो वकील वहाँ से चला जाता है। फिर वो वकील बाहर जाकर सोचने लगता है, डायरेक्टर की किस्मत सच में बहुत ही खराब थी। उनका बेटा अक्षम है और उसका भतीजा ईमानदार नहीं। मुझे तो इस ग्रुप के भविष्य के लिए बहुत चिंता हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चश्मा पहना हुआ आदमी घर के अंदर बहुत ही तोड़फोड़ कर रहे होते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, बदबूदार बूढ़ा आदमी वो दिखावा क्यों कर रहा है। जब ये फंक्शन जीवित थे तो वो मुझे अपनी दृष्टि में भी नहीं देखेंगे। बस थोड़ा इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें इस बात का पछतावा कराऊं। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका मैनेजर आता है और उसे अकेले बात करता हुआ देखकर कहता है, यंग मास्टर आप किसे डांट रहे हैं। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप लोग देखते हैं कि वो चश्मा पहना हुआ आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तोड़फोड़ करता है। और तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आके कहता है, यंग मास्टर आप किसको डांट रहे हैं। फिर चश्मा पहना हुआ आदमी गुस्से से कहता है, कौन मतलब मैं तुम्हें डांट रहा हूँ।
क्या तुमने नहीं कहा था कि तियानशा एक अच्छा मर्डरर है? तो फिर वो विफल क्यों हो गया? मैनेजर कहता है, हाँ ये मुझे भी अजीब लग रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद मैंने उस जगह पे गया था। ट्रक ने ये उनकी कार को बहुत ही बुरी तरीके से ठोक दिया है और कार का हालत इतना खराब है कि अगर कोई अंदर होता है तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि येजुन कैसे बच गया। इसका मतलब येजुन के चचेरा भाई जानबूझकर येजुन को एक्सीडेंट करवाया है। फिर मैनेजर कहता है, लेकिन अब चिंता मत कीजिए। येजुन के लीडर जब इस बात को सुना है वो बहुत ही गुस्सा हो गया है और अभी वो खुद ही जाके येजुन को मारने वाला है। फिर चश्मा पहना हुआ आदमी कहता है, ठीक है तो फिर मैं दोबारा उनके ऊपर भरोसा करता हूँ और अगर कल तक येजुन जिंदा रहा तो मैं उनके प्रतिष्ठा पर दाग लगा दूंगा। उसके बाद मैनेजर कहता है, यंग मास्टर, मिस ली आपके लिए बहुत देर से बाहर इंतजार कर रही है, तो आप उन्हें जल्दी से अंदर बुला लीजिए। और ये सुनकर वो चश्मा पहना हुआ आदमी कहता है, हाँ जरूर। उसके बाद हम एक लड़की को देखती है और वही मिस ली होती है और वो अंदर आके वो चश्मा पहना हुआ आदमी को कहती है, यंग मास्टर ये बताओ इतने देर से किस चीज पर डिस्कशन कर रहे थे? तुमने तो बताया कि तुम बहुत अपसेट हो। फिर मिस्टर ये कहता है, कुछ खास नहीं, लेकिन ये कमीने ग्रुप वाले तुम बाहर वेट कर रहे थे फिर भी ये लोग मुझे नहीं बताए। चलो कोई बात नहीं, आज रात मैं तुम्हारी भरपाई को पूरा कर दूंगा। उसके बाद हम शायो को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और दूसरी तरफ येजुन और वन सो रही थे। और तभी हम येजुन के घर के ऊपर दो आदमी को देखते हैं और हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी येजुन के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन येजुन को पता चल जाता है कि बाहर कोई है और उसके दिमाग को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और तभी वो अपनी शक्ति की मदद से और चारों तरफ एक शील्ड की तरह कुछ बना देते हैं और जिससे कि उस आदमी का शक्ति येजुन के पास पहुंच नहीं पाता है। और ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि येजुन छुपके से उन लोगों के पीछे आकर उन लोगों की बातचीत सुनने लगता है। वो आदमी दूसरा आदमी से कहता है, चीफ मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लगता है कि कोई बाधा है जो मेरी मानसिक शक्ति को रोक रहा है, इसीलिए मैं येजुन के कमरे में पहुंच नहीं पा रहा हूँ। फिर येजुन ये सब देखकर सोचने लगता है, इसका मतलब ये लोग ही है जिन्होंने फेंगशन और उसकी पत्नी और येजुन को भी मार डाला है। फिर वो दूसरा आदमी कहता है, क्या तुमने ठीक से जांच किया है? अगर येजुन एक साधारण आदमी होता है तो वो दोबारा कैसे जीवित रह सकता है? क्या उसके पास एक विशेष क्षमता हो सकती है? वो आदमी कहता है, जानकारी से पता चलता है कि येजुन पहले कल्टीवेटर ट्रेनिंग किया करता था लेकिन कभी भी हासिल नहीं किया, लेकिन उसका पेरेंट्स एक साधारण लोग है और पहले मैंने अपनी इस मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया उन्हें नियंत्रित करने के लिए, फिर उनकी इच्छा पर हस्ताक्षर करने के और दुर्घटना का कारण बनने के लिए किया था। और यहाँ तक कि जब मैंने ये फैमिली विला में घटना की बजाय बताई तभी कोई प्रॉब्लम नहीं था और मैं येजुन को नहाते हुए मरता हुआ देखा है, पर वो दोबारा जिंदा कैसे हो गया? और ये सुनकर वो दूसरा आदमी गुस्सा होकर कहता है, तुम मुझे इतना सारा एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो? मुझे रिजल्ट चाहिए ना कि एक्सक्यूज। फिर वो कहता है, हमारे ग्रुप के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी प्रतिष्ठा है। अगर इसमें एक व्यक्ति भी विफल हो जाता है तो पूरे ग्रुप के प्रतिष्ठा को नुकसान होगा और ये चेंग वेन पहले से ही हमारे ऊपर बहुत ही नाराज है, वरना मैं यहाँ पे क्यों आता? फिर वो आदमी कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है और आप मुझे सजा दे सकते। फिर वो दूसरा आदमी कहता है, सजा तो तुम्हें मिलने वाला है। अगर आज रात तुम सफल नहीं होते हो तो आज रात ही तुम्हारे लिए आखिरी रात होगा। और वो आदमी हाँ कहकर इस बात को मान लेते हैं। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाने के लिए तैयार होता है और कहता है, अगर मानसिक शक्ति काम नहीं कर रहा है तो हम गेट के सहारे ही घर के अंदर जाएंगे और उस लड़की को भी मार डालेंगे। और तभी उन दोनों को पीछे से ये कहता हुआ सुना देता है कि अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो तुम लोगों को इतना जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे ही हूँ। और वो दोनों पीछे मुड़कर देखती है कि येजुन हवा में उड़ रहे हैं और अचानक येजुन को ऐसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर येजुन कहता है, लोगों का पैसा लेना और दूसरे के लिए बाधा को खत्म करना यही तुम लोगों का काम है, लेकिन इस बार तुम लोगों ने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और मेरे हाथ में जो तलवार देख रही हो वो बेबो तलवार है जो कि मैंने ही बनाया है और ये तलवार हवा में भी उड़ सकता है। और क्योंकि मैं इस लड़के पर एहसान करता हूँ उसकी नफरत, मैं तुम्हारी नफरत को दूर करने के लिए उनकी मदद करूंगा। फिर वो दूसरा आदमी कहता है, मैंने क्राउजिंग टाइगर और स्लीपिंग ड्रैगन के बारे में सुना है, लेकिन आज मैं पहली बार किसी को तलवार के साथ देख रहा हूँ। तुम कोई आम आदमी नहीं हो। और वो उस आदमी से कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो। ये कहकर वो दोनों अलग अलग होकर उसके ऊपर हमला करने आता है और तभी वो दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि गन बाहर निकल येजुन के ऊपर शूट करता है। और येजुन अपनी तरफ गोली आता हुआ देखकर अपनी शक्ति की मदद से गोलियों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल हो जाती है।
फिर वो उस दूसरे आदमी को देखकर सोचने लगता है, अच्छा तो इसे पता चल गया है कि इसका मेंटल पावर मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो गोलियों को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद याजुन अपने तलवार की मदद से उन गोलियों को बाहर से हटा देता है और ये देखकर वो आदमी सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकते हैं, वो सिर्फ एक तलवार से बुलेट्स को रोक रहा है, इवन केन पावर भी उसके सामने कुछ नहीं है। उसके बाद हमें केन पावर के बारे में बताई जाती है, जिसको कि कंट्रोल करने में ये बुलेट जीपीएस सिस्टम की तरह काम करती है। यहाँ तक कि अगर आपके पास 3 सिर और 6 हाथ होते तो आपके पास बेबी करने का समय नहीं होगा और आपका शरीर लंबे समय में थक जाएगा। उसके बाद वो आदमी दोबारा याजुन के ऊपर गोली चलाता है और याजुन वो दोबारा उन गोलियों को रोकने लगता है। और एक समय याजुन बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो आदमी इस समय का ही इंतजार कर रहा था। फिर वो सोचने लगता है, चलो याजुन अभी थक गया है, अभी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद वो दोनों फिर से याजुन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन याजुन फिर भी उन पुलिस को रोक देता है और ये देखकर वो आदमी कहता है, ये नामुमकिन है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो दूसरा आदमी कहता है, एक आम आदमी कभी भी इन बुलेट्स को रोक नहीं पाता है, बताओ तुम कौन हो। और ये बात सुनकर याजुन हंसता हुआ कहता है, मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जिसको कि तुम लोग मारना चाहते हो। फिर वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है, काफी समय हो गया है जब से मैंने अपनी मांसपेशियों को इस तरह से खींचा है, ये काफी आरामदायक है। और हालांकि मेरी बेटी खुश नहीं होगी अगर वो जागती है और मुझे नहीं ढूंढ पाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है, जल्दी से भागो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से भागने लगता है, लेकिन याजुन कहता है, तुम लोगों को भागने में बहुत देर हो गई है। ये कहकर वो अपनी शक्ति की मदद से उन दोनों को अपनी तरफ खींच लेता है। और याजुन उन लोगों की तरफ इतने गुस्से में देखता है कि वो आदमी डरकर याजुन से माफी मांगता है और कहता है, ये इस हत्या मिशन को स्वीकार करना गलती थी। ये इसलिए है क्योंकि हम बहुत ही अज्ञानी है। अगर हम जानते हैं कि आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो हम इस मिशन पर कभी आने की हिम्मत नहीं करते। प्लीज हमारे गलतियों को सुधारने के लिए हमें एक मौका दीजिए। और याजुन कहता है, ओ तो मैं कैसे मान लूं कि तुमने अपने गलतियों को सुधार लिया है। और फिर वो आदमी कहता है, मैं ग्राहकों को सारा पैसा वापस कर दूंगा और तियाशे के सभी हत्यारे अपने जीवन काल में चीन में एक और कदम नहीं उठाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि याजुन अपने तलवार को गायब कर रहे होते हैं और साथ में कहता है, ठीक है, अगर तुम माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। और हमेशा एक बात याद रखना, दूसरों को मारने का कर्मा हमेशा खुद पर आ जाता है। और अगर तुम यहाँ से बाहर जाकर अपने तियाशा ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अजीब तरीके से हंसकर कहता है, ठीक है, आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपने हम पर दया दिखाया, यही हमारे लिए काफी है। और तभी वो आदमी एकदम से उठकर याजुन के ऊपर दोबारा हमला करने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें बस नरक भेजना चाहता हूँ। और तभी याजुन भी उस आदमी के मुंह को पकड़ लेते हैं और कहता है, मुझे पता था कि तुम मेरे साथ नाटक कर रही हो, क्योंकि कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होता है। और याजुन उस आदमी के मुंह को दबा लेते हैं, क्योंकि वो आदमी अभी जो पावर इस्तेमाल करने वाले थे वो उसके मुंह से बाहर निकलने वाले हैं। और तभी वो आदमी दोबारा कहता है, मिस्टर ये मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है, मुझे और एक चांस दीजिए, मैं वापस जाके तियाशा ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दूंगा। और याजुन कहता है, तुम्हारे जैसे गद्दारी इंसान को मैं दोबारा कभी मौका नहीं दूंगा। और वो अपनी शक्ति की मदद से उसे एकदम से वहां से गायब कर देता है। उसके बाद वो उस दूसरे आदमी की तरफ भी वो बहुत ही गुस्से से देखता है। तो ही गाइस, कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ये बंदा याजुन को मारने की कोशिश करता है, फिर याजुन उसे मारकर अपनी शक्ति की मदद से उसे वहां से गायब कर देता है। और इस बंदे के साथ जो दूसरा बंदा था वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो याजुन से कहता है, मिस्टर याजुन प्लीज आप मुझे कुछ मत कीजिए, मैं तो बस इन लोगों का ऑर्डर मानता हूँ। फिर वो याजुन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगता है और कहता है, इस मिशन के लिए मैंने जितना भी रकम लिया है मैं आपको सब दे दूंगा। और साथ ही जिस व्यक्ति ने मुझे इस बार आपको मारने के लिए भाड़े पे लिया है वो आपका चचेरा भाई ये चिंगवैन है और उन्होंने ही आपके पेरेंट्स को मारा है। और अभी मैं उससे बदला लेने के लिए आपका मदद कर सकता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और ये सुनकर याजुन कहता है, मुझे ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मैंने इसके बारे में तब सुना जब तुम अभी अभी अपने बॉस से बात कर रहे हो, तो अभी ये कहना बेकार है। और क्योंकि तुम एक हत्यारा हो और तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए, अपने मिशन को विफल करने के बाद अपने ग्राहकों को धोखा देना, तुम जैसे नीच लोगों को तो नरक में जाना चाहिए। और तुम तो दूसरों को आत्महत्या करने के लिए इतना पसंद करते हो, तो तुम्हें इस बार अपने ऊपर अनुभव करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी अपना गला खुद ही पकड़कर अपने आप को मार डालता है। उसके बाद याजुन उसे भी गायब कर देती है। उसके बाद याजुन आसमान की तरफ देखकर सोचने लगता है, याजुन हालांकि मैंने तुम्हारा शरीर ले लिया है, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पेरेंट्स का बदला लेने में तुम्हारी मदद की है, तो हमें अभी भी होना चाहिए, है ना। और जहाँ तक कि चिंगवेन की बात, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही उसे तुमसे माफी मांगने के लिए मजबूर करूंगा।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याजुन और नुआन नुआन एक कार स्टोर में जाते हैं और नुआन नुआन कहती है, डैडी ये कौन सी जगह है, यहाँ तो बहुत सारी कार है। फिर याजुन कहता है, ये एक कार के स्टोर है, डैडी की कार खराब हो गई है ना, इसीलिए हम एक नया कार लेंगे। और नुआन नुआन तुम बताओ तुम्हें इनमें से कौन सी कार पसंद है, हम वही लेंगे। फिर नुआन नुआन सभी कार को देखने के बाद एक व्हाइट कलर की कार को पसंद करते हैं और कहती है, डैडी मुझे ये व्हाइट कलर की कार बहुत पसंद है और मम्मी को भी व्हाइट कलर की कार बहुत पसंद है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टोर की एक स्टाफ आके कहती है, छोटी लड़की की आंखें वास्तव में अच्छी है, ये G500 की नई मॉडल है, ना केवल ये एक अच्छा प्रदर्शन है बल्कि सुंदर भी दिखता है, अब ये औरतें के लिए भी एक पहली पसंद है। याजुन कहता है, हाँ ये तो बढ़िया है लेकिन देखने में थोड़ा सा फेमिनिन लग रहा। और तभी हम वहाँ पे चोंगविंग और मिस ली को देखते हैं और मिस ली कहती है, मैं और नहीं चल सकती, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। फिर वह उस व्हाइट कार के सामने जाके कहती है, इन सभी कारों में से ये कार बहुत अच्छी लग रही है, ये मास्टर ये देखो, इस कार के साथ अगर मैं फोटोशूट करता हूँ तो इन कार मॉडल से भी मैं बेहतर दिखूंगी। चोंगविंग कहता है, बेशक हमारे चिंगजिंग एक बड़े सितारे हैं, तो वो कार मॉडल तुम्हारी तुलना कैसे कर सकती है। और तभी याजुन चोंगविंग को देखकर कहता है, भाई तुम यहाँ पर, व्हाट ए कोइंसिडेंस। चोंगविंग कहता है, याजुन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हम चोंगविंग को देखते हैं जो कि याजुन को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है, ये अभी तक मरा क्यों नहीं। और तभी याजुन कहता है, भाई मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि जैसे तुमने कोई भूत देख लिया है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है जिससे कि तुम अपने आप को दोषी महसूस कर रहे हो। और चोंगविंग कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सच में तुम बहुत मजा किया हो, यह सिर्फ इतना है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि यहाँ पे तुमसे मुलाकात होगा। पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम अभी भी कार खरीदने में दिलचस्पी हो, लेकिन तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक कार है। फिर याजुन कहता है, हाँ लेकिन 2 दिन पहले ही एक ट्रक ड्राइवर ने मेरी कार को ठोक दिया और वो डैमेज हो गया, पर मुझे लगता है कि किसी ने मुझे मारने के लिए वो ट्रक ड्राइवर को भेजा है। क्यों तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। और इसे चोंगविंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो कौन था, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ और मैं इसके लिए तुम्हें जरूर न्याय दिलाऊंगा। फिर याजुन कहता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो। फिर वो नुआन नुआन को कहती है, नुआन नुआन ये तुम्हारी एक अंकल है, इनको हेलो कहो। और चोंगविंग नुआन नुआन को देखकर कहता है, भाई ये कौन है। याजुन कहता है, वो मेरी डॉटर है, उसका नाम नुआन नुआन है। और चोंगविंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा बेटी, फिर तुम्हारा शादी कब हुआ, मुझे तो नहीं बताया। याजुन कहता है, मेरी शादी नहीं हुई है, क्या शादी से पहले कोई बेटी नहीं हो सकते हैं, मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था, हाल ही में ही मुझे पता चला है। और ये बात सुनकर चोंगविंग अपने मन में सोचता है, अच्छा तो इसे अपना बेटी बना। और वो हंसकर कहता है, सच में मुझे पता नहीं था कि तुम एक प्लेबॉय हो। और तभी मिस ली कहती है, सच में ये लड़की बहुत ही क्यूट है। और वो नुआन नुआन की गाल पकड़कर कहती है, यंग मास्टर ये परिवार बहुत ही अच्छी जीन का है, वो निश्चित रूप से बड़ी होकर एक खूबसूरत लड़की बनेगी। और इसे नुआन नुआन को अनकंफर्टेबल फील करता हुआ देखकर याजुन मिस ली के हाथ को छुड़ा देता है और कहता है, प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वो शॉप की स्टाफ आकर कहती है, सर क्या आप इस कार को खरीदना चाहते हैं। और याजुन कहता है कि इन्होंने इस कार को पसंद कर ली है तो मैं इसे कैसे ले सकता। और वो दूसरे कार दिखाकर कहता है, मैं इसके बदले ये कार को खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद याजुन चोंगविंग से कहता है, वैसे आज सुबह किसी ने मुझे कॉल कर चैरिटी फंड में चार्ज करने के लिए कहा है और इस फंड के रिलेटेड मामले पर भी डिस्कशन करने के लिए कहा गया है। और ये बात सुनकर तो चोंगविंग के पसीने छूटने लगते हैं। फिर याजुन कहता है, ठीक है अभी मैं चलता हूँ, तुम अपना कार चार्ज करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फिर याजुन कार लेने के लिए चला जाता है और इस तरफ चोंगविंग अपने मन में सोचने लगता है, उस बुढ़ी और फेंग जिओ किंग ने इतनी तेजी से काम किया, नहीं उसे चैरिटी फंड की सफलतापूर्वक लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, मुझे जल्दी ही एक रास्ता खोजना होगा। फिर मिस ली चोंगविंग को कहती है, यंग मास्टर तुम्हारे कजन भाई तो सच में बहुत ही हैंडसम और कूल है, अगर मैं तुम्हारे साथ अभी रिलेशन में नहीं होती तो उसके साथ अटैच हो जाती, चलो अभी तुम कार ले। और तभी चोंगविंग गुस्सा होकर मिस ली को धक्का देती है और वहाँ से जाने लगता है। और मिस ली कहती है, तुम अचानक इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। और वो अपने मन में सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। उसके बाद हम नुआन नुआन और याजुन को कार में देखते हैं, लेकिन नुआन नुआन कार में बहुत ही उदास होकर बैठी होती है। और तभी याजुन नुआन नुआन से पूछते हैं, नुआन नुआन तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने उदास होकर क्यों बैठी हुई हो, क्या तुम्हें ये कार पसंद नहीं आई। नुआन नुआन कहती है, नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे जो अंकल थे उन्हें देखकर मुझे बहुत डर लग रहे थे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। फिर याजुन कहता है, तो अभी तुम क्या चाहती हो कि डैडी उस अंकल को गायब कर। और ये सुनकर नुआन नुआन कहती है, क्या गायब मतलब आप मैजिक करने वाले हैं।
यासुन कहता है हाँ, जादू की तरह ही कुछ, लेकिन जादू तो एक नकली हुआ और जादू खत्म होने के बाद गायब हुए चीजें फिर से वापस आ जाते हैं। अगर डैडी किसी को गायब करते हैं तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आते। और ये बात सुनकर नुआन नुआन थोड़ी देर सोचने लगती है, फिर कहती है नहीं डैडी, अगर आप उन्हें गायब कर देंगे तो उनका फैमिली उनके लिए टेंशन करेंगे। यासुन कहता है ठीक है। फिर नुआन नुआन कहती है डैड अभी हम कहाँ जा रही है। फिर यासुन कहता है एक अच्छी जगह पे जाएंगे जो कि मेरे दादाजी ने बनाया है, और वही एक जगह है जो कि मेरे पिताजी के लिए उन्होंने छोड़ा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब वो लोग अंदर जा रहे होते हैं और काउंटर के पास से गुजर रहे थे, और तभी एक स्टाफ उसे रोक लेती है और कहती है सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना हो। और तभी यासुन मुड़कर कहता है क्या अपॉइंटमेंट। और तभी वो यासुन को देखकर अपने मन में सोचती है अरे ये तो बहुत ही हैंडसम है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई आके कहती है कि इनको अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, जो कि एक लेडी होती है और उनका नाम फेंग जियाओजिंग है, जो कि ये चैरिटी फंड की जनरल मैनेजर है। उसके बाद फेंग जियाओजिंग उस लेडी स्टाफ से कहती है जिसका नाम की शियाओ जेंग है, क्या तुम भूल गए हो वो हमारी ये चैरिटी फंड की प्रेसिडेंट है और तुम मुझसे अपॉइंटमेंट मांग रही, और तुम अभी भी खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जल्दी से उससे माफी मांगो। उसके बाद यासुन को ये पता चलता है कि ये औरत लिन मेवे की सबसे अच्छी दोस्त है और वो ये परिवार के चैरिटी फंड को मैनेज करते हैं। सामान्य तौर पर वो एक जनरल मैनेजर है, लेकिन वो यहाँ की सभी डिसीजन को लेते हैं। फिर यासुन कहता है आंटी फिंग आप कैसे हैं, और अब से हम भी उन्हें फिंग कह के बुलाएंगे। फिर फिंग कहते हैं यासुन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ होने वाले हैं। मैं 1 महीने के लिए बाहर गई थी, लेकिन मैं 1 महीने के अंदर वापस नहीं आ पाई, लेकिन अभी तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, अभी तुम्हें कोई भी धमका नहीं पाएगा। ये चैरिटी फंड तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स से छोड़ के गया, तो इस पर बस तुम्हारा ही हक है। और फेंग के बात सुनकर यासुन अपने मन में सोचने लगता है, इनके बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत कुछ पता है। तो ही गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि यासुन की मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि यासुन की मॉम की बेस्ट फ्रेंड होती है। और जब यासुन उस लेडी से बात कर रहे होते हैं तभी वो अपने मन में सोचने लगता है, इनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत कुछ पता है। फिर यासुन कहता है माँ अपने जीवन काल में आम जैसे दोस्त को पाकर हमेशा खुश रही, उन्हें स्वर्ग में आपकी अनुमति के बारे में अवश्य पता होना चाहिए, आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए, आप दुखी मत हुई। फिर वो नुआन नुआन को कहता है नुआन नुआन ये तुम्हारी दादी माँ की सबसे अच्छी दोस्त, आंटी को हेलो बोलो। और फेंग जियाओजिंग नुआन नुआन को देखकर कहती है ये लड़की कौन है। यासुन कहता है ये मेरी बेटी है, इसका नाम नुआन नुआन। फिर फेंग जियाओजिंग कहती है वक्त बहुत ही तेजी से चलते हैं, मैंने तुम्हें बहुत सालों से नहीं देखा है, अभी तो तुम एडल्ट भी हो गए हो, पर यासुन तुमने शादी कब किया और तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। अच्छा तो बड़े होकर आंटी को भूल गए हो है ना। यासुन कहता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद फेंग जियाओजिंग नुआन नुआन से कहती है कितनी प्यारी बच्ची है, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ की फ्रेंड हूँ और तुम्हारी डैडी की आंटी, और तुम मुझे ग्रैंड माँ फेंग करके बुला सकती हो। और तभी नुआन नुआन कहती है लेकिन आंटी आप तो बहुत यंग है, आपको देखकर ग्रैंडमा जैसी नहीं लगती है। फिर फेंग जियाओजिंग कहती है ओ मेरी प्यारी बच्ची, अगर तुम्हारी ग्रैंडमा जिंदा होती तो आज बहुत ही खुश होती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो स्टाफ लेडी आती है और फेंग से कहती है मैडम आज की मीटिंग के सभी डॉक्यूमेंट्स और सभी शेयर होल्डर्स और मैनेजर आ गए हैं, तो अभी हमें जाना चाहिए। फिर फेंग उस फाइल को ले लेती है और उस स्टाफ लेडी से कहती है इतना नर्वस होने की बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ये कहकर वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाने लगती है और पीछे से यासुन भी जाते हैं। एंड फेंग को देखकर यासुन अपने मन में सोचता है देखो तो आंटी अपने छोटे छोटे हाथों से कितना कुछ संभाल रहे हैं, सच में यासुन बहुत ही बेकार है। उसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस रूम को दिखाई जाती है जहाँ पे फेंग जियाओजिंग यासुन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन ये यासुन है, ये फेंग शेन एंड मैडम लिन मेयो की एक लौता बेटा, और आज से वो इस चैरिटी फंड का हेड है। ये कहकर वो यासुन को एक चेयर पर बैठने के लिए कहती है और यासुन बैठने वाला होता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है रुकिए मैनेजर फेंग, इस चेयर पर कोई भी ऐरा गैरा ऐसे ही आकर नहीं बैठ सकता है, और इस आदमी का नाम ली टोंग होते है। और ये बात सुनकर फेंग कहती है ली टोंग आपका कहने का मतलब क्या है। ली टोंग कहते हैं इसका दूसरा क्या मतलब हो सकता है। और तभी उनमें से एक आदमी कहता है हालांकि ये फैमिली चैरिटी फंड मिस्टर फेंग शेन एंड उनकी पत्नी ने बनाए हैं, लेकिन ये उनके खुद की प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि हम भी इस फाउंडर की शेयरर है, और ये फेंग शेन एंड उनके पत्नी के चले जाने के बाद हमें एक कैपेबल लीडर की जरूरत है कि उनकी बेकार दूसरे पीढ़ियों को सौंप देना, मैं इस पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। और तभी उनमें से एक लड़की भी कहती मैं भी उनकी बात पर सहमत हूँ।
और वो साथ में कहती है, मैंने सुना है कि बचपन से ही इस युवा मास्टर के अंदर कोई भी कैपेबल नहीं है और वो ठीक से बिजनेस भी नहीं कर पाते हैं, बल्कि इनका जुनून तो कल्टीवेशन पर है। तो हम ऐसे आदमी के ऊपर हमारे चैरिटी फंड को सौंप देकर कैसे भरोसा कर सकते हैं। और बाकी जो लोग थे सभी लोग इस बात पर सहमत देते हैं। तभी हम देखते हैं कि नुआन उस लड़की को देखकर एकदम से हंसने लगती है और यह सुन नुआन को हंसते हुए देखकर कहती है, नुआन तुम हंस क्यों रही हो? डैडी, उन आंटी के फेस पर एक बड़ी सी मूल है। और ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद बाकी लोग भी हंसने लगती है। और तभी वो लड़की गुस्सा होकर नुआन को कहती है, ये बच्चा यहाँ पे कैसे आया? सिक्योरिटी, जल्दी से इसे यहाँ से लेके जाओ। और जब सिक्योरिटी गार्ड नुआन को लेने के लिए आते हैं, यह जरूर सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है। फिर वो उस लड़की से कहता है, ये मेरी डॉटर है और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? और तभी वो लड़की अगर से कहती है, डॉटर है तो क्या, ये एक मीटिंग रूम है ना कि कोई किंडरगार्टन। और तभी फेंग याओजिंग कहती है, चलिए बहुत हो गया, सिक्योरिटी गार्ड तुम अभी जा सकते हो। और नुआन ये परिवार की ही बेटी है, क्योंकि आज हम ये फैमिली चैरिटी फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसे भी यहाँ रहने की पूरी अधिकार है। और मैं आप लोगों के बारे में भी सोचती हूँ, लेकिन क्या याजून डायरेक्टर बनने के लिए परफेक्ट नहीं है? और किसी के कैरेक्टर को अखबारों के माध्यम से कैसे निर्धारित कर सकते हैं? और मुझे पता है कि यहाँ हर कोई इस फाउंडर की शेयरर है, लेकिन मिस लिन सबसे बड़ी शेयरर थी। और इस स्टेटमेंट पर क्लियरली बताया गया है कि इस चैरिटी फंड को याजून को विरासत में दिया गया है। और जब उन लोगों को स्टेटमेंट देखने के लिए कहा जाता है, वो लोग मना कर देता है। और तभी वो लड़की, जिसका नाम की शी यूही होती है, और वो कहती है, मैंने इसे पहले देखा है, ये फेक है। और ये बात सुनकर फेंग गुस्सा होकर कहती है, शी यूही, बकवास बातें करना बंद कीजिए। इस स्टेटमेंट पर प्रेसिडेंट लिन के द्वारा साइन किया गया है और कानूनी फॉर्म के लिए डायरेक्टर द्वारा इसकी गवाही दी गई है, और आप इसे नकली बता रही हो। और तभी शी यूही भी चिल्लाकर कहती है, कौन नहीं जानता कि बहन लिन और उनके पति लंबे समय से इस बेटे से निराश है और अपने बेटे को छोड़कर अपने भतीजे ये चोंगवेन के नाम पर सभी संपत्ति को दे देते हैं, तो अभी उनके लिए चैरिटी फंड में प्रवेश करना कैसे संभव है? और तभी ली टोंग कहता है, यहाँ तक कि अगर कोई सिग्नेचर होते हैं तो कौन जानता है कि ये सच है या फिर कोई चाल चली है? फिर शी यूही कहती है, इनको तो मैजिक ट्रिक आते हैं, लगता है कोई ट्रिक यूज कर इस सिग्नेचर करा लिया है। और तभी फेंग कहती है, ठीक है, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होते हैं तो आप लोग ही बताइए कि आपको क्या प्रूफ चाहिए। और शी यूही कहती है, ये सिंपल है, हम पुलिस को कॉल करेंगे एंड पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ये बात सुनकर फेंग याओजिंग कहती है, अगर आप पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस द्वारा इसकी जांच करने की खबर सामने आती है तो कंपनी की बहुत नुकसान होने वाली, और इससे आने वाले डायरेक्टर के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो अब इस आधार पर कौन विश्वास करेगा? ली टोंग और शी यूही, क्या आप लोग ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके बाद हम शी यू और ली टोंग को आपस में बात करते हुए देखते हैं। शी यू कहती है, आपने तो मुझसे कहा है कि मैं अपना ओपिनियन बताऊं। ली टोंग कहता है, हाँ तुमने सही किया, लेकिन अगर सच में वो लोग पुलिस जांच करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही मुसीबत हो सकती है। और तभी याजून कहता है, मैं इससे सहमत हूँ, सतर्क रहना अच्छा है, भले ही आप इसके साथ बाहर न आए, फिर भी मैं वही करूँगा। मेरे मॉम डैड बहुत ही दयालु है और हमेशा दूसरे पर बहुत ही आसानी से भरोसा करते थे। मुझे तो इस बात की चिंता होती है कि कुछ लोग अपनी अच्छाई का इस्तेमाल बुराई करने और उनका फायदा उठाने के लिए करेंगे, और अगर हम पुलिस को बुलाते हैं तो ये हमारे लिए फायदा होने वाले हैं, क्योंकि अगर कोई फाउंडेशन से इलीगली प्रॉफिट करता है तो इससे हमें पता चल सकता है। और ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और वैसे आंटी, मैंने सुना है कि अगर कोई नकली लेन देन करते हैं तो उनको भी जेल होते। और फेंग याओजिंग कहती है, हाँ तुमने सही कहा, और ये 10 साल से ज्यादा भी हो सकते। और तभी ली टोंग कहता है, आपका इससे क्या मतलब है? क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते हैं? और साथ में कहता है, ये पूरा आदमी इतने सालों से ये फाउंडेशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अब इस बुरे आदमी पर बर्बादी की शक कर रहे हैं। तभी शी यूही कहती है, अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी शेयर वापस ले लूंगी, आप बहन लिन को निराशा कर रहे हैं। तभी एक दूसरा बंदा कहता है, सिस्टर लिन ने अपनी पूरी मेहनत इस फाउंडेशन पे लगाई है और आप इसे एक कचरे के हाथ में सौंप रहे हैं। सिस्टर लिन आपको स्वर्ग से कभी माफ नहीं करेंगे। फिर ली टोंग कहता है, चलो यहाँ से। तभी याजून कहता है, शेयर वापस लेना और इस्तीफा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी से रिलेटेड हर चीजों को यही रहना चाहिए। और साथ ही मैं आप दोनों को सजेस्ट करता हूँ कि आप दोनों अगर किसी भी यात्रा के लिए योजना करते हैं तो वो जल्दी ही कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं तो वापस आने में अच्छा नहीं दिखेगा। एंजॉय वो स्टाफ लड़ी से कहती है, तुम जाकर उन दोनों को फॉलो करो और जो कुछ भी उनके कंप्यूटर में है वो सब कुछ मेरी ऑफिस में भेज दो। और ये सब कुछ देखकर वो दोनों कहते हैं, आप हमें इंसल्ट कर रहे हैं, ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम याजून को देखते हैं जो कि बाकी लोगों से कहता है, तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ कहना है?
और कोई भी कुछ नहीं कहता है। फिर फेंग ज़ियाओज़ी कहती है, ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं कहना है तो आज से हमारे फाउंडेशन का डायरेक्टर येजुन है, तो हम उन्हें स्वागत करते हैं। और वहाँ पे मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। और तभी नुआन नुआन येजुन से कहती है, डैडी सच में आप बहुत ही कूल है। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी ली टोंग कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? नहीं कहा है कि येजुन एक बर्बादी है और उससे निपटना आसान है, और ये तो कुछ अलग ही हो रहा है ये सोचने के लिए कि वो स्टेटमेंट की जज करने जा रहे हैं। और तभी शीयू कहती है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाली है, और सौभाग्य से मेरे अपने एक इंश्योरेंस से और मैंने नकली लेन देन करने के लिए अपने खुद की कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है, तो इनको मेरे एविडेंस नहीं मिलने वाले। फिर ली टोंग कहते हैं, ये कोई इंश्योरेंस की बात नहीं है, अगर एक बार ये पुलिस के पास पहुंच जाते हैं तो वो कुछ भी करके वो सब कुछ ढूंढ लेंगे। और तभी वो गुस्सा होकर शीयू को थप्पड़ मारता है और कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुमने पुलिस को कॉल करने के लिए कहा, और अभी हम लोग हमारे जाल में खुद ही फंस चुके हैं। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ली टोंग शीयू को एक थप्पड़ मारता है और साथ में कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने पुलिस को कॉल करने की बात उठाई नहीं होती तो ये सब नहीं होता, अभी हम हमारे जाल में खुद ही फंस गए हैं। और तभी शीयू कहती है, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आप ये मत भूलिए कि आपने जो पैसा गायब किया है उसके अकाउंट डिटेल्स मेरे पास है, और ये एविडेंस के लिए काफी है। और ली टोंग कहते हैं, अगर मैं पकड़ा जाता हो तो तुम भी नहीं बच पाओगे। शीयू कहती है, अगर मैं पकड़ा जाती हो तो मुझे इस बात की कोई नाराज नहीं है, बस 10 साल की तो जेल है, और इसके अलावा भी अगर कोई अपने दोष को मान लेते हैं तो उनका सजा कम किया जाता है, शायद 4 या 5 साल, लेकिन आप तो जेल में सड़ोगे। तभी ली टोंग कहते हैं, देखो गुस्सा मत हो, मैं गुस्से में आकर तुम्हें गलती से मार दिया, मुझे माफ कर दो, और अगर मैं जेल में जाता हूँ तो तुम्हारे लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। फिर शीयू कहती है, गुड, ये तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? क्यों ना हम ये जंगवेन से येजुन को दबाने के लिए मदद मांगे। क्या वो वही नहीं था जिसने हमें इस बार येजुन को शर्मिंदा करने के लिए कहा था? शायद उसके पास उससे निपटने के लिए कोई तरीका है। फिर ली टोंग कहता है, तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। और शीयू कहती है, पर क्यों? क्योंकि हम सभी का लक्ष्य येजुन को नीचे गिराना है, और अभी हमें एक साथ काम करने का समय आ गया है। फिर ली टोंग कहते हैं, आप ये जंगवेन को नहीं समझते, उन्होंने ये सोचकर मदद मांगी कि हमारे फाउंडेशन निश्चित येजुन को चैरिटी फंड पर कब्जा करने से रोकना, लेकिन एक बार जब हम अपनी कीमत खो देते हैं, और ये मत बोलो कि यालिन और ये फेंगशन की मौत कैसे हुआ है। फिर शीयू कहती है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? येजुन तो हमारे पीछे हाथ धोकर बैठा है, और अभी तो हम लोग कहीं दूर भी नहीं भाग सकते हैं, अभी पुलिस के लिए इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर ली टोंग कहते हैं, अगर हम खुले तौर पर भाग नहीं सकते तो क्या हम इसे अंधेरे में नहीं कर सकते हैं? और शीयू कहती है, आपका क्या मतलब है? और तभी ली टोंग कहते हैं, मैंने स्नेक हेड से बात कर लिया है, और हमारे पास जितने पैसे हैं उससे ही हम विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं। तुम जल्दी जाके अपनी चीजों को पैक कर लो और मेरे कहने का इंतजार करो। और ये बात सुनकर शीयू कहती है, ये अच्छी आइडिया है। उसके बाद रात को हम देखते हैं कि वो दोनों भागने के लिए निकल पड़ते और वो लोग जहाज के लिए इंतजार कर रहे थे। तभी शीयू कहती है, ये व्यक्ति कौन है जिससे आपने कांटेक्ट किया? क्या उन पर भरोसा कर सकती है? पर वो अभी तक आया क्यों नहीं? फिर ली टोंग कहते हैं, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? यहाँ आने तक बस 10 मिनट ही हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि दूर से एक जहाज आ रहे होते हैं, और ये देखकर ली टोंग कहता है, वो देखो वो आ गया, जल्दी से चलो यहाँ से। और वो लोग सामान लेकर जा रही होती है। तभी उन लोगों के पीछे पुलिस पड़ जाता है और पुलिस उन्हें पकड़ भी लेते हैं। फिर उन लोगों का बैग चेक करके पुलिस देखते हैं कि बैग में बहुत सारे पैसे होते हैं। फिर पुलिस कहता है, हमें पता चला है कि कोई पैसा लेकर भागने पर, और स्नेक हेड को भी अरेस्ट कर लिया गया है, और अभी आप दोनों को हमारे साथ इन्वेस्टिगेट के लिए जाना होगा। उसके बाद हम येजुन को देखते हैं जो कि कॉल पर बात कर रहे होते हैं, और कॉल पर पुलिस होते हैं, और पुलिस उन्हें सब कुछ बताते हैं। और येजुन को कॉल पर बात करते हुआ देखकर फेंग ज़ियाओज़ी कहती है, येजुन क्या हुआ है? और येजुन कहता है, पुलिस ने ली टोंग और शीयू को भागते हुए पकड़ लिया, और उन लोगों के बैग में से बहुत सारे पैसा भी मिला है। अभी वो लोग पुलिस स्टेशन में है, तो अभी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर फेंग ज़ियाओज़ी कहते हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था? क्या तुमने ही पुलिस को रिपोर्ट किया है? फिर येजुन कहता है, वो लोग इतना भी बेवकूफ नहीं है कि फेक स्टेटमेंट बनाने के लिए कंपनी के कंप्यूटर को यूज करेंगे, और ये सभी चेक करने के लिए काफी टाइम भी लगता, और इसीलिए मैंने जानबूझकर उन्हें दिन में उस्काया और उन्हें जल्दबाजी में भाग जाने के लिए मजबूर किया, और पुलिस को उन्हें सीधे पकड़ने दिया। ये बहुत तेज नहीं है? और ये बात सुनकर फेंग ज़ियाओज़ी कहती है, सच में येजुन, तुम पहले से काफी बदल गए हो। तुम पहले नहीं जानते थे कि लोग इस तरह से पापी हो सकते हैं और अपनी छोटी सी दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन अभी तुम किसी भी स्थिति के साथ निपट सकते हो।
बल्कि तुम अच्छे से प्लानिंग भी बना सकते हो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो ये देखकर बहुत ही खुश होती। फिर याजुन कहता है क्योंकि मैं मैच्योर हो गया हूँ और अभी मुझे सब कुछ समझ आता है। फिर फेंग जियाजिंग कहती है बाय द वे तुम अपने कजिन जोंगवेन से भी बच के रहना। तभी याजुन कहता है आंटी फेंग क्या आपको कुछ पता है? और फेंग कहती है मैंने उसके साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं किया तो उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बताई थी। वो अपने आप को हमेशा हम्बल दिखाता था और तुमसे ज्यादा पोलाइट था, इसीलिए तुम्हारी माँ ने जानबूझकर चैरिटी फंड को ये के ग्रुप से जल्दी से अलग कर दिया क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते थे। और जब मुझे ये पता चली कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक भी पैसा नहीं छोड़ा है तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद तुम्हारी माँ ने एक प्लान बनाती है, जबकि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें प्रॉपर्टी देना चाहते थे लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे मना कर देते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये बात सुनकर याजुन कहता है आंटी फेंग सच में अब बहुत ही संवेदनशील है। फेंग कहती है याजुन इस बात पर दुखी मत होना, मैं तुम्हारी मॉम डैड की डेथ के पीछे उनका ही दोष मानती हूँ। फिर याजुन कहता है आंटी फेंग आप इस मामले को लेकर चिंता मत करिए और आप निश्चित हो सकते हैं अगर वो आपके परिवार के लोगों को चोट पहुंचाता है तो मैं निश्चित रूप से उसे भुगतान करने दूंगा। तभी याजुन के पास यालिंग की कॉल आती है और वो फोन पर बताती है कि क्वांजी के साथ कुछ तो हुआ है। और ये बात सुनकर याजुन कहता है क्या हुआ है जल्दी से बोलो। और यालिंग कहती है मुझे ठीक से पता नहीं है, मुझे केवल इतना पता है कि क्वांजी आज अपने दादाजी से बात करने के लिए गई थी और उसे इस बात की डर थी कि अगर मैं उसके साथ जाती तो दादाजी इसे गलत समझते, इसीलिए मैंने उसका पीछा नहीं किया। लेकिन वहाँ पे क्वांजी के जाने के बाद चाओ परिवार ने उसे घरबंदी कर लिया है और अभी तो उसका फोन भी बंद है और घर के बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स है तो मैं अंदर भी नहीं जा सकती। और क्वांजी जाने से पहले मुझसे कही है कि अगर कुछ हो तो तुम्हें कॉल करने के लिए। और क्वांजी की बात सुनकर नुआन नुआन कहती है डैडी मम्मी को क्या हुआ है, क्या बुरे आदमी ने मम्मी को पकड़ लिया है? और तभी याजुन कहता है नुआन नुआन तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है और जब तक तुम्हारे डैडी जिंदा है तुम्हारी मम्मी को कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर वो यालिंग से कहता है यालिंग तुम होटल में ही रहो और ज्यादा हड़बड़ी मत करो, मैं जल्दी वहाँ पे पहुँच। और तभी फेंग कहती है याजुन क्या हुआ है? और याजुन कहता है कुछ नहीं, बस एक छोटा सा लफड़ा हो गया है, मैं जल्दी ही सॉल्व करके आ जाऊँ। वैसे अभी मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, क्या आप नुआन नुआन के ध्यान रख सकती है? और फेंग जियाजिंग कहती है हाँ जरूर, तुम शांति से अपना काम निपट के आओ, इसके पूरी ध्यान रखूंगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में अमेरिका में चाओ परिवार को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और अंदर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम की शियाओ चेंग्यू है। और साथ में हमें क्वांजी की अंकल आंटी और उनके बच्चों को भी दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि क्वांजी की दादाजी होते हैं और उनका नाम जिंगसू। और शियाओ चेंग्यू से कहते हैं देखो तुम ज्यादा ही बढ़ रहे हो, जबकि मैंने क्वांजी से शादी कराने की वादा किया है तो मैं अपनी शर्त से पीछे नहीं हटूंगा और तुम मेरे चाओ परिवार को इस तरह से घेर कर क्या करने की कोशिश कर। फिर शियाओ चेंग्यू कहता है बुढ़ा आदमी आप इतने भोले क्यों बढ़ रही हो, जैसे कि मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं क्वांजी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, क्या मैं उसके लिए HXC की शेयर नहीं लूंगा? और दादाजी कहते हैं क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम क्वांजी से शादी करोगे तो तुम HXC को नहीं खरीदोगे। शियाओ चेंग्यू कहता है ऐसा बात नहीं है कि मैं क्वांजी से शादी करने जा रहा हूँ तो मैं उसका आधे शेयर दहेज में लेना चाहता हूँ। और याद रखे मेरे अलावा कोई भी $100 मिलियन की कीमत में आपका शेयर नहीं खरीदेगा। और ये बात सुनकर दादाजी गुस्सा होकर कहता है देखो तुम बहुत ही ज्यादा बढ़ रही हो और अभी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं शियाओ चेंग को अभी फोन करूंगा और मैं उनसे ये पूछूंगा कि क्या वो शियाओ परिवार काओ परिवार से पूरी तरह से लेने जा रहा है। और ये बात सुनकर शियाओ चेंग्यू बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मेरे डैड अभी ICU में है और डॉक्टर ने कहा है कि वो कभी भी टपक सकते हैं, तो अगर आप उनसे बात भी करते हैं तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनकर दादाजी कहते हैं क्या तुम सच में इंसान ही हो? फिर वो कहता है आप क्या कह रहे हैं, अगर मैं इंसान नहीं होता तो चाओ परिवार का जमाई कैसे बन पाता? और देखिए आप अभी बुढ़े हो गए हैं तो आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, क्या पता आपको भी कुछ हो जाए तो। और वो बाकी मेंबर्स को इशारा करके कहता है तो इनका क्या हो और जल्दी से तैयारी शुरू कीजिए, मैं 3 दिन बाद आके क्वांजी को यहाँ से लेके जाऊंगा। ये कहकर वो दादाजी को धक्का देकर चेयर में बैठा देता है और जोर जोर से हंसकर वहाँ से चला जाता है। तो हे गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि शियाओ चेंग्यू दादाजी को धक्का देकर चेयर में बैठा देता है एंड वहाँ से हंसकर चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि दादाजी को बहुत जोर से खांसी होने लगती है और ये देखकर बाकी लोग दादाजी को समझने के लिए आते हैं, लेकिन दादाजी गुस्सा होकर उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, तुम लोग सारे कीचड़ की दार हो। और ये बात सुनकर सभी लोग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम और एक आदमी को देखते हैं, लेकिन वो कौन है ये हमें अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। फिर वो आदमी दादाजी से कहता है क्या आप वास्तव में मिस क्वांजी को शियाओ चेंग से शादी कराना चाहते हैं?
मिस क्वान जी आपकी अपनी पोती है और शियाओ जिंगू कितना गिरा हुआ इंसान है, क्या उसे शादी कराना और उसे आग में धकेल देना क्या एक ही बराबर नहीं है? फिर दादाजी कहता है, अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। कौन सी मेरी पोती है, लेकिन वो भी मेरी वंशाज है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो आलसी है। जब मैं मरूंगा न केवल भूखे मरेंगे, यहाँ तक कि चाओ परिवार की प्रतिष्ठा को वो लोग धूलिम कर दे। चाओ परिवार एक खाली खोल है। अगर शियाओ परिवार जबरदस्ती एक चीज को हासिल करना चाहते हैं तो इसे हम रोक नहीं सकते हैं। और आधे शेयर को छोड़ने से कम 100 जीवन के लिए उनके परिवार को बनाए रखा जा सकता है। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्वान सी को दोबारा बलिदान देनी होगी। फिर हमें क्वान सी को दिखाई जाती है जो कि अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ की फोटो देख रही है। और तभी दरवाजे के बाहर क्वान सी की आंटी आती है और ये देखकर क्वान सी जल्दी से अपनी माँ की फोटो को छुपा लेती है। फिर वो जाके दरवाजा खोलती है और उसकी आंटी कहती है, क्वान सी तुम जाके, मैं तो सोच रही थी कि तुम सो गई हो, पर तुम अपने ही घर पर कमरे को बंद क्यों करके रखी हो? फिर क्वान सी कहती है, क्या शियाओ अभी तक नहीं गया है? और उसकी आंटी कहती है, नहीं, वो बहुत पहले ही निकल गया है और मैं यहाँ पे तुम्हें एक गुड न्यूज देने के लिए आई हूँ। तुम्हारी शादी शियाओ जिंगू के साथ फिक्स्ड हो गया है और वो 3 दिन बाद तुम्हें लेने के लिए आएंगे। और अभी तो तुम शियाओ परिवार की युवा मैडम होने वाली हो और एक अच्छा जीवन पाकर अंकल आंटी को भूल मत जाना। और ये सुनकर क्वान सी कहती है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों ने तो मुझे पेज दिया है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि आप लोग कुछ सालों तक अच्छे से जी सके। फिर आंटी कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? शियाओ परिवार अभी टॉप पर है और हम उससे तुम्हारी शादी कराने के लिए ईमानदारी से खुश हैं। और ये सुनकर क्वान सी गुस्सा होकर कहती है, क्या ईमानदार? तो आप ही शियाओ परिवार के साथ शादी क्यों नहीं करते हैं? और आंटी कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, कोई मुझे चाहता ही नहीं है। वैसे क्वान सी, एडिट ने तुम्हारे लिए शादी के लिए कुछ कपड़े चुना है और ये सभी इंटरनेशनल डिजाइनर के द्वारा डिजाइन किया गया है। तुम एक बार देख के बताओ कि तुम्हें कौन सी पसंद है। हमें जल्दी ही इसे ऑर्डर करनी होगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। फिर क्वान सी फोटोज को हाथ में लेती है और कहती है, क्योंकि ये बेचने के लिए एक वस्तु है, पैकेजिंग जितनी सुंदर होगी उस समय की कीमत उतनी ही अधिक होगी। ये कहकर वो उन फोटोज को नीचे फेंक देती है। और तभी आंटी कहती है, देखो मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, तुम अपने बिहेव को संभालो। तुम जानते हो कि शियाओ जिंगू क्या कर सकता है। क्या तुम अपने दादाजी और हमें मुश्किल में डालना चाहती हो? उसके बाद वो बाहर जाके दोनों सिक्योरिटी गार्ड को क्वान सी के ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ जाती है। इसके बाद हम क्वान सी को देखते हैं जो कि अपनी माँ की फोटो बाहर निकल कर वो रोने लगती है और कहती है, माँ आपने ठीक ही कहा था, मैं अभी समझ रही हूँ कि ये घर नहीं, ये एक नरक है और मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं हमेशा इनके लिए अपने आप को सौंप दिया, लेकिन वो लोग मेरे बारे में कभी भी नहीं सोचे। लेकिन बहुत हो गया, अभी मैं और नहीं सहूंगी, अभी मैं इन लोगों का सामना करूंगी। और ये यजुन ही है जिसने मुझे ये सब कुछ देखने को दिया और मुझे इसका सामना करने की हिम्मत दी। और माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में यजुन को देखते हैं जो कि अमेरिका पहुँच जाते हैं एंड उसके पास फेंग शियाओजिन की कॉल आती है और वो फोन पर कहती है, यजुन तुमने चाओ परिवार की जांच में मदद करने के लिए मुझसे पहले ही कहा था, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे फोन पर ऑलरेडी भेज दिया है। और साथ में एक ताज़ी न्यूज़ है कि चाओ परिवार की बेटी के साथ शियाओ जिंगू की शादी होने वाले हैं और चाओ परिवार की एक से अच्छी कंपनी का आधे शेयर वो लोग शियाओ परिवार को देने वाले। और जब से ये न्यूज फैली है तब से बिजनेस कम्युनिटी पर ये तूफान की तरह बह रही है। लेकिन अभी तक केवल शियाओ परिवार के साथ ही इंटरव्यू लिया गया है, काओ परिवार के साथ अभी तक कोई भी संपर्क नहीं किया जा रहा। लेकिन एक रिपोर्टर ने छुपके से काओ परिवार के घर के बाहर फोटो लिया है जहाँ पे कि बहुत सारे शियाओ परिवार बॉडीगार्ड्स को रखा गया है और कहा जाता है कि शियाओ परिवार की होने वाले बहू के लिए इतना सिक्योरिटी गार्ड रखा गया है और कोई भी बाहर के लोग अभी अंदर नहीं जा सकते हैं। और इसके अलावा क्या चल रही है मुझे इसके बारे में नहीं पता। और ये सब कुछ सुनकर यजुन कहता है, ठीक है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। और फोन रखने से पहले फेंग जियाओजिंग कहती है, यजुन मुझे नहीं पता कि तुम चाओ फैमिली के साथ क्या करने वाले हो, लेकिन शियाओ फैमिली के पीछे अंडरवर्ल्ड लोग हैं और वो बहुत ही खतरनाक है और अगर तुम उन्हें उकसाते हो तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। फिर यजुन कहता है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद हम नुअन नुअन को देखते हैं और यजुन नुअन नुअन को भी अपने साथ लेकर आते हैं। नुअन नुअन कहती है, डैडी हम मम्मी से कब मिलने वाले हैं? यजुन कहता है, हाँ ये सही है, इस बार हम मम्मी को वापस ले जाएंगे और उन्हें हमसे कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है? तभी हम देखते हैं कि कोई चोर चोर कहकर चिल्ला रहे होते हैं और यजुन पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक लड़का चोरी करके भाग रहे होता है और उसके पीछे स्केटबोर्ड लेकर एक लड़की को भी देखते हैं और वो लड़की कहती है, जितना तेज तुम चिल्ला सकती हो उतनी तेजी से दौड़ के दिखाओ, फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हारी पैर तेज है या मेरे स्केटबोर्ड। और गाइस इस लड़की का नाम अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अपने स्केटबोर्ड से उस लड़की की पीठ पर मारता है जिससे कि वो लड़का नीचे गिर जाता है।
फिर वो उस लड़के का पीठ पर पैर रख के कहती है, हे लड़का, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उस लेडी के पास चोरी करने? अभी देखना मैं तुम्हारी क्या हाल करती हूँ। तभी वो लड़का कहता है, देखिए आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। और वो लड़की पर्स को हाथ में लेकर कहती है, सबूत के तौर पर ये तुम्हारे पास है, फिर भी तुम इनकार कर रही हो, जल्दी से मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। और ये सब कुछ नुअन दूर से देखकर कहती है, डैडी वो लड़की तो बहुत ही कूल है। और तभी वो लड़की येजुन की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रही हो? और येजुन इस बात पर कोई जवाब नहीं देता है और वो नुअन को जाने के लिए कहती है। और ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो येजुन से कहती है, हे मैंने तुमसे कुछ कहा और तुम जवाब ना देकर ऐसे ही जा रहे हो। और जब येजुन पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की येजुन को देखकर अपने मन में सोचती है, ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। फिर वो कहती है, तुम दोनों हंस क्यों रहे थे, क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है? येजुन कहता है, तुम जिस लड़के को पकड़कर अपने आप को गर्व कर रही है वो असल में चोर नहीं है, असली चोर तो बहुत पहले ही भाग गया है। अगर विश्वास ना हो तो एक बार उस पर्स को चेक करो, देखो कि एक भी पैसा है कि या नहीं। फिर वो पर्स को चेक करके देखती है कि सच में वहाँ पे एक भी पैसा नहीं होती है। और तभी वो लड़का कहता है, मैं इनको तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। कुछ देर पहले एयरपोर्ट में एक आदमी से मेरा टक्कर हुआ था और उस आदमी की जेब से ये पर्स गिरा था और मैं उन्हें रिटर्न करने के लिए इस पर्स को हाथ में उठाया। अच्छा, अभी मुझे समझ आया, जिस आदमी से मेरा टक्कर हुआ था उसी ने ये सारे पैसा ले लिया। तभी येजुन कहता है, ज्यादातर चोर पकड़े जाने पर ऐसा ही कहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने पर्स को वापस पाकर पहले पैसा ही चेक करते हैं और ये बेवकूफी किसी बेवकूफ आदमी को ही बना सकते हैं। और ये बात सुनकर बोला कि और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लड़के से कहती है, अगर तुम चोरी नहीं करते हो तो इतने देर से मुझसे भाग रहे थे? और वो लड़का कहता है, मैं बहुत डर गया था, आप मेरी बातें ही नहीं सुन रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आप मुझे पकड़ लेते तो आप मुझे खा ही डालते, इसीलिए मैं भाग रहा था। और ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं एक खूबसूरत परी जैसी लड़की हूँ और तुम मुझसे डर कर भाग रहे थे। और ये बात सुनकर नुअन हंसने लगती है और तभी वो लड़की कहती है, हे बच्चे, तुम भी मेरे ऊपर हंस रही हो, रुको मैं तुम्हें और ज्यादा हंसाती हूँ। ये कहकर वो नुअन को गुदगुदी देने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि येजुन अचानक से उस लड़की के हाथ को पकड़ लेती है और ये देखकर लड़की कहती है, तुम इसे इतना सीरियस क्यों ले रही हो, मैं तो बस उसे हंसा रही थी। और तभी उन लोगों को निशाना करके एक गन फायर होती है और येजुन उस लड़की के हाथ पकड़कर नीचे हिला देती है, जिससे कि वो गोली लड़की पर नहीं लगती है और वो पीछे कांच पे जाके लगते हैं। और ये देखकर डर के मारे वो लड़का चिल्लाने लगता है और कहता है, जल्दी से सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, यहाँ गन फायर हो रहा है। और ये बात सुनकर आसपास के सभी लोग भागने लगते हैं। तो ही गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि गोली की आवाज से वहाँ पे मौजूद सारे लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और वो लड़की भी सोचने लगती है यहाँ हो क्या रहे हैं। उसके बाद हमें उस आदमी को दिखाए जाते हैं जो कि गोली चला रहे थे और वो आदमी दोबारा येजुन की तरफ निशाना करके गोली चलाने लगती है और येजुन को अंदाजा हो जाता है कोई बिल्डिंग के ऊपर से ही गोली चला रहे हैं। और येजुन अपनी शक्ति की मदद से ऐसा करता है कि वो बंदा अपने आप पर ही गोली चला देते हैं। फिर वो आदमी कहता है, बॉस मिशन फेल हो गया है, उस लड़की के साथ एक आदमी है जो कि बहुत ही अजीब है और मुझे लगता है कि वो हमें ढूंढ लिया है। और ये बात सुनकर उसका बॉस बाकी साथियों को लेकर लोगों के पास जाने लगता है और वो कहता है, किसी भी हालत में हमें उस लड़की को मारना है। और हम देखते हैं कि येजुन अपने चारों तरफ अपनी शक्ति की मदद से एक शील्ड बना लेते हैं। फिर बंदे लोग आकर उस लड़की की तरफ गन शूट करते हैं और वो लोग फायर भी करने लगती है। और ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शील्ड की वजह से उस लड़की को एक भी गोली नहीं लगती है। फिर थोड़ी देर बाद लड़की को रियलाइज होती है कि उसे एक भी गोली नहीं लगी और वो येजुन को देखकर सोचने लगती है, ये आदमी कौन हो सकते हैं? इसका मतलब उसने मुझे बचाने के लिए तब मेरी हाथ खींची थी। और तभी वहाँ पे उन लोगों का बॉस आके येजुन से कहता है, अभी इस लड़की के साथ तुम भी मरने वाले हो। ये कहकर वो लोग चारों ओर से गोली चलाने लगते हैं जिससे कि बहुत ही ज्यादा साउंड होते हैं। और नुअन कहती है, डैडी ये अंकल क्या कर रही है, मुझे बहुत डर लग रही है। और येजुन कहता है, क्या तुम्हें डर लग रही है? रुको अभी मैं इन लोगों को गायब कर देती हूँ। और तभी येजुन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है जिससे कि उन लोगों के हाथ से सभी बंदूक हवा में उड़ने लगते हैं। और ये देखकर वो लोग सभी हैरान हो जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं, ये कैसे हो सकता है, क्या इस आदमी के अंदर कोई पावर है? फिर येजुन अपनी उंगली से ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे वो गन्स उल्टा उन लोगों के ऊपर ही फायर करने लगती है। उसके बाद हम वहाँ पे एक कार को आते हुए देखते हैं और कार से बहुत सारे आदमी भी बाहर आते हैं और ये सब कुछ देखकर कहते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है? और उनमें से एक आदमी कहता है, जल्दी से इन लोगों को पकड़ लो। फिर वो आदमी उस लड़की के सामने जाती है और कहते हैं, मिस किंग लुअन, क्या आप ठीक है? सबसे बड़े योगा मास्टर ने अभी अभी सुना है कि आज आपके आने के दौरान कोई आपको मारने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे आपको बचाने के लिए आए हैं।
और इस लड़की का नाम किंग लुआन है, तो हम इसे लुआन करके बुलाएंगे। लुआन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं थोड़ी सी डर गई थी। फिर वो आदमी कहता है लेकिन अभी क्या हुआ है और इन लोगों को किसने मारा है। फिर लुआन कहती है मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन वो आदमी एक बच्चे के साथ आया था। और जब वो यजुन को दिखाने जाती है, वो देखते हैं कि यजुन वहाँ पे होती ही नहीं है। फिर वो कहती है वो आदमी कहाँ गया, वो तो अभी भी इधर ही थी। उसके बाद हम यजुन को देखते हैं और नुआन यजुन से कहती है डैडी सच में आप बहुत ही कूल है, आपने कैसे उन बुरे लोगों को भगा दिया। लेकिन डैडी आपने तो उन लोगों को छुआ तक नहीं, फिर भी वो कैसे गिर गया, क्या आपके पास कोई पावर है। यजुन कहता है हाँ, क्या तुम्हें भी सीखना है, तो मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा। और ये बात सुनकर नुआन खुश होकर कहती है क्या सच में डैडी आप जादू भी जानते हैं एंड साथ में आपके पास सुपर पावर भी है। वो अपने मन में सोचती है जेसिका मुझसे बहुत जलने वाली है, और जेसिका जो कि उसकी स्कूल फ्रेंड है। फिर वो कहती है पर डैडी क्या मम्मी को पता नहीं है कि हम अमेरिका आए हैं, तो फिर हमें पिकअप करने क्यों नहीं आ रही। मैं मम्मी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ, मुझे उन्हें देखना है। और यजुन कहता है क्योंकि डैडी ने मम्मी को नहीं बताया है, इसीलिए वो हमें लेने नहीं आ रही है। फिर नुआन कहती है डैडी क्यों ना हम मम्मी को सरप्राइज दे। उसके बाद हम क्वांसी को देखते हैं जो कि सो रही थी एंड अचानक एक बुरे सपने देखकर वो नुआन करके चिल्लाकर उठ जाती है। और वो उठकर सोचती है थैंक गॉड कि ये एक सपना है, पर मेरे साथ जो कुछ भी हो रही है मैं और सहन नहीं करूंगी। फिर वो जाके एक अपना हेयर पिन बाहर निकालती है और अपने मन में सोचती है क्या होगा अगर यजुन यहाँ पे नुआन को लेकर आते हैं, लेकिन वो लोग अंदर नहीं आ पाते हैं। इससे नुआन को बहुत ही परेशानी होगी, मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागनी है, फिर मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। और जब वो बाहर आती है दोनों सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेती है और कहती है मैम प्लीज आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। और क्वांजी गुस्सा दिखाकर कहती है मुझे टॉयलेट जाना है, क्या इसके लिए अभी इन्फॉर्म करनी होगी। और तभी वो गार्ड्स का आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं मैम से पूछकर आती हूँ। और तभी क्वांजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं जब टॉयलेट जाऊंगी क्या तब भी मुझे गार्ड दिया जाएगा, मेरे साथ साथ मेरी प्राइवेसी को भी बेच दिया है। और वो गार्ड्स कहती है देखिए हम तो बस ऑर्डर मान रही है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। और तभी वहाँ पे क्वांजी के दादाजी अंकल आंटी सब आते हैं और दादाजी कहती है क्वांजी ये क्या हो रहा है। और तभी क्वांजी जो हाथ में हेयर पिन लेके आई थी वो लेकर उस गार्ड को निशाना करके कहती है मेरे पास मत आइए, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी और मैं शियाओ चेंगू के साथ शादी नहीं करूंगी। और ये देखकर उसका अंकल कहता है क्वाजी ये क्या पागलपन है, इसे जाने दो नहीं तो तुम्हारे दादाजी बहुत नाराज हो जाएंगे। और उसकी आंटी कहती है ठीक है अगर तुम में हिम्मत है तो तुम इसे मार डालो, हमें कोई परवाह नहीं क्योंकि ये सिर्फ एक नौकर है, अगर तुम इसे मार डालोगे तो हम एक दूसरा नौकर ले आएंगे। और ये बात सुनकर क्वांजी उस गार्ड को छोड़ देती है और कहती है ठीक है आप तो मेट को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं ना, मैं अपने आप को ही खत्म कर दूंगी। ये कहकर वो उस हेयर पिन को अपने गले के सामने रखते हैं और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करती है। और तभी उसकी आंटी भी कहती है देखो तुम अपनी पागलपन बंद करो, हम इससे बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। और तभी क्वांसी कहती है क्या हो गया, आप लोग इतने डर क्यों रहे हैं। अच्छा मुझे पता है कि आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं, अगर मैं मर जाऊंगी तो आप शियाओ चेंग्यू को क्या एक्सप्लेन करेंगे। फिर दादाजी कहते हैं मेरी प्यारी बच्ची बात सुनो, उस हेयर पिन को पहले नीचे रखो। और तभी क्वांजी रो रो कर कहती है दादाजी अगर मैं सच में आपकी पोती हूँ तो आप मुझसे जबरदस्ती ये सब कुछ क्यों करा रही है। मैं जब से टीनेजर हुई हूँ तब से मैं इस फैमिली के लिए काम कर रही हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया जा रही है। मैं कोई बाजार की सामान हूँ कि आप लोग मेरे लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं और मुझे घर में बंद करके रखे हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि नुआन मेरी बेटी है, लेकिन आपने मुझे ये कहते हुए उसे दूर भेजने के लिए मजबूर किया कि उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन वास्तव में आप बस इस बात से चिंतित है कि एक बार नुआन आ जाने के बाद मैं आपके नियंत्रण में नहीं रहूंगी और मैं चाओ परिवार के लिए पूरे दिल से सेवा नहीं करूंगी। और आपकी आंखों में तो मैं बस एक शतरंज का टुकड़ा हो और चाओ परिवार की सेवा के लिए एक उपकरण। आप मेरे दादाजी नहीं हो, मेरे पास आपके जैसा दादा नहीं है। और ये बात सुनकर उसके कजिन भाई कहता है मैं जानता था कुछ तो गलत है, वो छोटी लड़की और तुम तो अभी तक शादी भी नहीं की हो तो तुम्हारे पास बच्चा कैसे आया। और कजिन बहन कहती है हाँ तुमने सही कहा, उस छोटी बच्ची का डैड कौन है। और उसका अंकल कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या बाहर के लोग इसके बारे में जानते हैं। और तभी आंटी भी कहती है क्वांजी देखो हम इसे सीक्रेट रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, यही तो तुम्हारी और इस फैमिली की रेपुटेशन की धूल मिट जाएगी। और ये बात सुनकर क्वांजी जोर जोर से हंसती हुई कहती है क्या मेरी रेपुटेशन के बारे में आप लोग सोचते हैं, तो इस बात की क्या ख्याल है अगर शियाओ चेंग्यू को पता चलते है कि मेरी एक बेटी है तो वो तो शादी कैंसिल कर देंगे, तब क्या होगी।
और वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, मैं इस परिवार में क्यों जन्म हुई हूँ और इस तरह के रिश्तेदारों के साथ। और आप लोग अपने शेमलेस चेहरे को देखिए, वो कितने डिसगस्टिंग है। और ये बात सुनकर उसकी कजिन भाई बहन कहती है, बदतमीज लड़की, तुम किसे शेमलेस कह रही हो? तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और एक अनजान आदमी के साथ तुम्हारा बच्चा है और तुम हमें शेमलेस कह रही हो? शेमलेस तो तुम हो। और तभी हम देखते हैं कि दादाजी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ये सब कुछ नाटक बंद करो। और सभी लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। फिर वो क्वान जी से कहते हैं, दादाजी जानते हैं कि तुम इस परिवार के लिए क्या नहीं किए, लेकिन इस समय दादाजी के पास और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम तो हमारे चाओ परिवार की स्थिति को जानते हो। एआई में पिछली बार बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और अब हमें नीचे की मार्च पार कर चुके हैं। केवल XH की ही इक्विटी बेचकर ही हम दिवालिया होने से बच सकते हैं। लेकिन शियाओ चेंगी ने धमकी दी थी, जिसने भी XH की को खरीदने की हिम्मत करती है वो उसे मार डालेंगे। इसीलिए कोई भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो अभी सिर्फ शियाओ परिवार ही चाओ परिवार को बचा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तुम्हारे दादाजी भी लाचार है। और मैंने तुम्हें लंबे समय से कहा है कि चाओ परिवार इन उभरते उगाई के बारे में कुछ नहीं जानता है और उनके पास ये करने की टैलेंट भी नहीं है। और ये ऐसा निवेश नहीं है जो हमें करना चाहिए। और जब तक XH मेंटेन में रहेंगे ये लोग भी जिंदा रह सकते हैं, पर तुम इस बात को सुन ही नहीं रहे हो। फिर क्वान जी दादाजी के इन सब बात से सुनकर कहती है, ठीक है, अगर आप अपनी डिसीजन से नहीं हारते हैं तो आपको मुझे भी इसके लिए पे करनी होगी। मेरे लिए ये अनफेयर क्यों होगी? और ये बात सुनकर दादाजी कुछ नहीं कह पाते हैं। और तभी अंकल कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी की डिसीजन के बारे में कंप्लेन करने की? और भूल मत जाओ, तुम इनकी वजह से ही अब तक जिंदा हो और हमेशा इनका डिसीजन ही चलते हैं, तो तुम्हारी किसी भी डिसीजन को अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। और तभी उसकी आंटी कहती है, इसीलिए मैंने कही थी कि क्वान जी को इतना छूट मत दीजिए। अभी देखा ना, वो हाथ से निकल गई है और तुम्हें तो आभारी होना चाहिए क्योंकि यंग मास्टर शियाओ ने तुम्हें पसंद किया। और तभी हम देखते हैं कि क्वान जी के अंकल एकदम से क्वान जी के पास जाके उसके हाथ को पकड़ लेता है और जिससे कि उसके हाथ से वो हेयर पिन नीचे गिर जाती है। और तभी उसकी आंटी और कजिन सिस्टर मिलकर उसे रस्सी से बांध लेती है। तो ही गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर क्वान जी को रस्सी से बांध लेते हैं। फिर उसके अंकल कहता है, देखो किंग, अगर तुम दोबारा ऐसा करने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कभी मत सोचना कि तुम अपने बच्चे को दूर भेज दिए हो और हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। और अगर तुम मरना चाहते हो तो हम निश्चित रूप से उसे तुम्हारे पास मिलने जरूर भेजेंगे। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी आके दादाजी से कहते हैं, मास्टर, एक आदमी एक छोटी सी लड़की के साथ अंदर घुस गए हैं। शियाओ के बॉडीगार्ड्स भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। और ये बात सुनकर क्वान जी सोचती है, क्या छोटी बच्ची, इसका मतलब येजुन और नुआन नुआन आई है। फिर दादाजी उन लेडी स्टाफ से कहते हैं, क्वान जी को अंदर लेके जाओ और अगर ये दोबारा बाहर निकलती है तो तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। उसके बाद वो लोग बाहर येजुन को देखने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हम येजुन को देखते हैं जो कि उन सारे बॉडीगार्ड्स को मार के रहे हैं। और दादाजी बाहर आकर कहते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है? और आंटी कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ आके हमारे आदमी को मारने की? और तभी दादाजी नुआन नुआन को देखकर कहती है, अरे तुम्हारा नाम नुआन नुआन है ना? कहती है, नुआन नुआन जल्दी मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडपा। लेकिन नुआन नुआन दादाजी के पास नहीं जाते हैं। और येजुन कहता है, लगता है नुआन नुआन आपको पसंद नहीं करते हैं। फिर दादाजी येजुन को कहते हैं, तुम कौन हो? येजुन कहता है, मैं नुआन नुआन की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, आई मीन क्वान जी के हस्बैंड। तभी आंटी कहती है, बकवास बंद करो, हमारे परिवार की क्वान जी की कभी शादी नहीं हुई है और जल्द ही शियाओ फैमिली के साथ उसकी शादी होने वाली है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी रेपुटेशन खराब करने की? फिर येजुन कहता है, देखिए, आप लोगों से बात करने में मैं दिलचस्पी नहीं हूँ, क्वान जी कहा है। और तभी नुआन नुआन एक रूम को दिखाकर कहती है, डैडी मुझे याद है यही मम्मी की रूम है। उसके बाद येजुन जब घर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है और तभी क्वान की कजिन भाई येजुन को कहता है, रुक जाओ इंसान, तुम्हारा हिम्मत कैसे होता है हमारे घर के अंदर जाने की? ये कहकर वो येजुन को मारने जाता है। और तभी येजुन अपने आप को शील्ड से कवर कर लेता है और उस लड़के का हाथ उस शील्ड में लग जाता है जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। और ये देखकर दादाजी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इसको कोई छू नहीं पा रहा। फिर वो येजुन से कहते हैं, क्या तुम कोई पावर यूज करते हो? लेकिन येजुन इस बात पर कोई जवाब नहीं देता है और वो आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद जब क्वान जी के रूम की दरवाजे के सामने जाते हैं तभी उन दो लेडी बॉडीगार्ड्स येजुन को रोक लेते हैं और घर के अंदर जाने से मना करती है। लेकिन येजुन नहीं सुनते हैं और वो लात मार के दरवाजा तोड़ देते हैं। और वो अंदर देखती है कि क्वान जी को बांध के रखी है। और क्वान जी को देखकर नुआन नुआन बहुत ही खुश होकर मम्मी कह के चिल्लाने लगती है। और नुआन नुआन को देखकर क्वान जी भी बहुत खुश होती है। फिर नुआन नुआन दौड़ के मम्मी के पास जाती है और कहती है, मम्मी आपको क्या हुआ है और आपको ऐसे बांध के क्यों रखे हैं?
मैंने आपको बहुत मिस किया। और वो दोनों स्टाफ लेडी यजून से कहने रहती है, देखिए आप बाहर जाइए, नहीं तो हम दूसरे सिक्योरिटी को कॉल करेंगे। और तभी यजून हाथ से कुछ कहते हैं जिससे कि वो दोनों वहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर वो क्वांजी के पास जाके कहता है, ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो रस्सी को खोल देते हैं और रस्सी खोलने के बाद ही क्वांजी यजून को पकड़ कर रोने लगती है। और मम्मी को रोती हुई देखकर नुआन कहती है, मम्मी अब मत रोइए, डैडी हमेशा हमें रक्षा करेंगे। उसके बाद क्वांजी यजून से कहते हैं, तुमने सही कहा था, ये लोग बस मुझे पैसा कमाने की एक उपकरण मानते हैं, वो मेरी फैमिली नहीं है। मैं इस फैमिली को छोड़ना चाहती हूँ। यजून तुम मुझे कहीं दूर ले चलो और इसके लिए मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगी। उसके बाद यजून जब क्वांजी को लेकर बाहर आते हैं तभी चाओ परिवार की सभी मेंबर्स उन लोगों के सामने आ जाते हैं। और तभी दादाजी कहते हैं, क्वांजी तुम कहाँ जा रही हो। और क्वांजी कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। फिर यजून कहता है, आप लोगों ने सुन लिया ना, फिर दोबारा उसके साथ कांटेक्ट करने की हिम्मत मत करना। तभी आंटी कहती है, तुम लोग ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते हो। और कजन सिस्टर कहती है, एक बार अगर शियाओ चेंग्यू को ये पता चल जाते हैं तो वो हमसे कर्जा चुकाने के लिए कहेंगे। और साथ में कजन भाई भी कहता है, ये सही है, अगर शियाओ चेंग्यू हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं डालते हैं तो हमारे बिजनेस बंद हो जाएंगे और इससे तो हमारा परिवार ही खत्म हो जाएगा। और तभी दादाजी गुस्सा होकर उन लोगों से कहते हैं, तुम लोग बस चिल्लाना जानते हो, उन लोगों को जाने दो, और अगर तुम लोग भी ये नहीं करना चाहते हो तो तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। और दादाजी की बात सुनकर वो तीनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद यजून और क्वांजी जब बाहर आते हैं तभी वो देखते हैं कि क्वांजी के अंकल हाथ में बंदूक लेकर यजून से कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम ये हो या वो हो, लेकिन तुम इन बुलेट से नहीं बच सकती हो। जल्दी से क्वांजी को छोड़ दो, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। मैं 3 तक गिनती करूंगा, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते हो तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और तभी दादाजी उसे रोक कर कहता है, देखो तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। तभी अंकल गिनती शुरू करता है और जब वो 3 कहता है तभी उसके शरीर पर ही गोली लग जाती है और वो एकदम से नीचे गिर जाता है। उसके बाद आंटी क्वांजी से कहती है, चाओ परिवार ने तुम्हें ऊपर उठाने के लिए कितना मेहनत किया है और अभी तुम अपनी फैमिली मेंबर को मारने के लिए बाहरी लोगों की मदद की, हार्टलेस लड़की। और ये बात सुनकर क्वांजी कहती है, क्या आप लोगों ने कड़ी मेहनत की है, इतने सालों से मैं इस परिवार को संभाल रही हूँ और प्लीज आप इतने आसानी से मुझे फैमिली मेंबर मत कहिए, आप लोग तो सिर्फ मुझे एक एटीएम की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर वो जाती हुई कहती है, अब से मेरी और चाओ फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और उसके जाने के बाद आंटी कहती है, कितने हार्टलेस लड़की है, अपने अंकल को मारकर यहाँ से चली। उसके बाद हम क्वांजी की कजन सिस्टर को देखते हैं जो कि दादाजी से कहती है, दादाजी मैंने आपसे पहले ही कही थी कि वो अपनी माँ की तरह ही बेकार है। आपने उसे पाल पोस कर बड़े किया और बिजनेस रिलेटेड ट्रेनिंग भी दिया है, लेकिन अभी वो हमें ही काट कर चली गई। और तभी हम देखते हैं कि दादाजी गुस्सा होकर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को भी मार डालूंगा। ये वेस्टल चिल्ड्रन लाइक की वजह से है, आप सभी चाओ परिवार इस तरह से गिर जाएगा। ना कबल मैंने अपना चेहरा खो दिया, यहाँ तक मेरी अच्छी पोती को भी खो दिया है और अभी मैं ये और नहीं सह पाऊंगा। ये कहकर उन्हें हार्ट अटैक आ जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम क्वांजी को देखते हैं जो कि अपनी माँ की समाधि के पास जाते हैं एंड उन्हें फूल चढ़ाते हैं और अपने मन में सोचती है, मम्मी मैंने कर दिखाया, मैंने उस फैमिली से अपने आप को छुटकारा दिला दिया और इन फ्यूचर मैं नुआन की एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करूंगी। और हालांकि अभी मेरे पास अपनी खुद की फैमिली है। मम्मी आप हमेशा खुश रहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यजून क्वांजी को लेकर अमेरिका से वापस आ जाते हैं और क्वांजी को देखकर यालिंग बहुत ही खुश होती है और कहती है, क्वांजी क्या तुम ठीक हो। क्वांजी यालिंग से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम टाइम पर यजून को कॉल नहीं करते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होती। यालिंग कहती है, इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत, मैं तो तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ और तुम्हें रक्षा करना मेरी ड्यूटी है। फिर क्वांजी कहती है, तुम नाम की बॉडीगार्ड हो, मैं तो तुम्हें अपनी बहन की तरह देखती हूँ, अगर ये पॉसिबल होती तो। तभी यालिंग कहती है, इसका क्या मतलब, तुम मुझे और काम पे नहीं रखना चाहते हो, पर मैंने क्या किया है। मुझे लगता है कि यजून ने तुम्हें उल्टा सीधा समझाई है, मुझे पता है वो मुझसे नफरत करते हैं। क्वांजी कहती है, नहीं यालिंग ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, यजून ने मुझे कुछ नहीं कहा है। और तुम तो जानते हो कि हालांकि चाओ परिवार की बिजनेस मेरे नियंत्रण में है और इक्विटी दादाजी के हाथों में है और इसीलिए मेरे सारे पैसे कंपनी से जुड़ी हुई है और आज मैंने चाओ परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिया है और मैं अब उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए जब मैं बाहर आया तो कुछ भी नहीं लिखा। मेरे कहने के मतलब मैंने घर छोड़ दिया है और अभी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और इन फ्यूचर यजून ही नुआन और मेरे ध्यान रखने वाले हैं। इसी वजह से ये मैं तुम्हें और नौकरी पे नहीं रख पाऊंगी। तुम आराम कर सकती हो, अगर तुम्हें फिर भी जॉब चाहिए तो मेरी ऐसी बहुत सारी दोस्त है जिनको की बॉडीगार्ड चाहिए, तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दे सकती हूँ। और तभी यालिंग थोड़ी सी गुस्सा होकर कहती है,
नहीं, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ काम नहीं करूंगी, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी लोगों की बॉडीगार्ड बनी थी वो लोग बहुत ही रिच थे, इसीलिए वो लोग हमेशा मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी करते थे और कुछ लोग तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन तुम उन सब से बिल्कुल अलग हो और मुझे पता है कि तुम ही बेस्ट हो। प्लीज तुम मुझे ऐसे मत निकालो। और तभी यजुन कहता है, ये चैरिटी फंड के सीईओ की पत्नी के रूप में उनके आसपास बॉडीगार्ड कैसे नहीं हो सकते हैं। क्वांजी, अगर तुम चाहते हो तो कल से मैं उसका सैलरी दे दूंगा। और चैरिटी फंड के बारे में सुनकर क्वांजी कहती है, क्या चैरिटी फंड? पर कैसे? वो तो तुम्हारे चचेरे भाई को विरासत में मिला है। फिर यजुन कहता है, इसके पीछे लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में कहूंगा। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि याजुन यालिंग को क्वांजी की बॉडीगार्ड के रूप में रखना चाहती और ये बात सुनकर क्वांजी बहुत ही खुश होती है और यालिंग से कहती है, मैं तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रखना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगी, इसी डर से मैं तुम्हें मना कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें पहले की तरह उतनी सैलरी नहीं दे पाऊंगी, प्लीज तुम कुछ माइंड मत करना। और यालिंग कहती है, मैं माइंड क्यों करूंगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत पहले से हूँ, अगर तुम मुझे सैलरी भी नहीं देते हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि तुमने मुझे जो बोनस दिया है वो 2 साल की सैलरी से भी ज्यादा है। और तभी नुअन नुअन भी खुश होकर कहती है, या हो आंटी अभी हमारे साथ ही रहेंगे। और वो साथ में कहती है, पास्ट में मेरी मम्मी आंटी यालिंग को सैलरी देती थी और मम्मी बॉस थी, और अभी से डैडी यालिंग आंटी को सैलरी देने वाली है। इसका मतलब डैडी अब से यालिंग आंटी की बॉस है। और मम्मी ने कहा है कि एम्प्लॉय की अपने मालिकों का सम्मान करना चाहिए और उनके मालिकों की उनकी देखभाल करनी चाहिए। और अब से तो डैडी आंटी यालिंग की तो बॉस बन गए। अभी तो आंटी यालिंग डैडी पर गुस्सा नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर याजुन कहता है, नुअन नुअन तुम बहुत ही स्मार्ट। नुअन नुअन यालिंग को कहती है, पापा मम्मी से अलग है और अगर कोई एम्प्लॉय मुझे दुखी करने की हिम्मत करती है तो उसके लिए बहुत ही बुरा होने वाली है। और तभी यालिंग कहती है, हाँ मैं समझ गई, तुम्हारी डैडी बॉस है और तुम्हारी डैडी कमाल के हैं। और तभी क्वांजी हंसती हुई कहती है, डैडी सिर्फ आंटी की सैलरी नहीं देने वाले हैं, इस घर की खर्चे, मेरी खर्चे और तुम्हारी पॉकेट मनी भी देने वाली है। डैडी की जिम्मेदारी बहुत ही भारी पड़ेगी। और ये सुनकर नुअन नुअन कहती है, मेरी डैडी जिम्मेदारियों से नहीं डरती है, वो कमाल के हैं। ये कहकर वो सभी लोग हंसने लगती है एंड वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। तभी क्वांजी याजुन से कहती है, मुझे लगता है कि अब तक शियाओ परिवार के पास ये न्यूज और शियाओ चेंगयू इस बात को सुनकर बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे, हमें जल्दी ही चाइना वापस जानी होगी। और याजुन कहता है, देखो तो अभी शियाओ चेंगयू की बात कर अपने अच्छे मूड को खराब मत करो। और मुझे लगता है कि वो हमारे चाइना वापस जाने के लिए इंतजार करेंगे, लेकिन हम चाइना वापस नहीं जाएंगे। और क्वांजी कहती है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? याजुन कहता है, एक जगह है, बस तुम ये सोचो कि तुम्हारी सैडनेस को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग कार लेकर रेगिस्तान की तरफ जाते हैं। और तभी क्वांजी कहती है, सच में ये जगह बहुत ही पीसफुल है। फिर वो याजुन से कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हमेशा से रेगिस्तान में आना चाहती थी? याजुन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को देख सकता हूं। और क्वांजी खुश होकर कहती है, क्या सच में? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नुअन नुअन ने मुझे बताई थी। फिर क्वांजी नुअन नुअन की तरफ देखकर कहती है, नुअन नुअन के पास बचपन से ही अपनी डैड के साथ नहीं, जब मैंने उसे तुम्हें सौंप दिया तो मुझे इस बात की चिंता थी कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं, लेकिन तुम दोनों आपस में बहुत ही खुश रहते हो। और याजुन कहता है, ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि खून पानी से भी ज्यादा गहरा है। तभी यालिंग कहती है, क्वांजी लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत देर से वो कार हमारे पीछा कर रहे हैं। फिर याजुन आने में देखकर कहता है, अरे ये कार तो बहुत तेजी से हमारी तरफ ही आ रहा है। और तभी क्वांजी कहती है, मुझे लगता है कि ये लोग शियाओ परिवार से है। फिर यालिंग कहती है, उन लोगों के अलावा और कौन हो सकते हैं, यहाँ पर तो हमारे और कोई दुश्मन नहीं है। और तभी याजुन कहता है, कौन परवाह करता है कि ये लोग कौन है? और वो कार उन लोगों के बहुत करीब आ जाते हैं। और ये देखकर यालिंग कहती है, ये देखो वो लोग हमारे पास ही आ गए हैं। तभी याजुन कहता है, तुम लोग कस के बैठ जाओ। ये कहकर वो कार को उन लोगों के सामने से पीछे घुमा लेते हैं और दूसरी तरफ जाने लगते हैं। और तभी उस कार से एक आदमी गन बाहर निकाल कर उन लोगों की तरफ शूट करता है। और याजुन भी कार को इतना तेजी से घुमा कर अचानक ब्रेक करता है और कार बहुत ही ज्यादा हिलने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि नुअन नुअन जाग जाते हैं और वो कहती है, डैडी क्या हम पहुंच गए? और इतना शोर क्यों हो रही है? याजुन कहता है, नहीं हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, डैडी को थोड़ा सा काम है तो मुझे बाहर जाना होगा, तुम दोबारा सो जाओ। और तभी याजुन क्वांजी के कंधे पर हाथ रखती है और याजुन कहता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही इनको निपट के आता हूँ, तुम कार पर ही रहो और नुअन नुअन की देखभाल करो। उसके बाद याजुन कार से बाहर आता है और उस कार से भी हम 2 लोगों को बाहर आते हुए देखते हैं। और याजुन को देखकर उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ये तो चाइनीज है, पर ये बहुत ही अफसोस की बात है कि वो एक अजनबी देश में आके आज मरने वाला है।
उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग येजुन की तरफ गन लेकर खड़ा होता है, लेकिन येजुन फिर भी उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है और तभी वो आदमी कहता है वहीं पे रुक जाओ, ऐसे आगे बढ़ रहे हो क्या, तुम्हें गन से डर नहीं लगता है। उसके बाद येजुन उन लोगों को देखकर अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ के आम आदमी है, चलो कोई बात नहीं, बहुत देर से कार चलाकर मेरा शरीर अकड़ गया है, चलो इन लोगों को मारकर शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। और तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्या तुम्हें इंग्लिश समझ नहीं आता है, अगर और एक कदम बढ़ाए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और येजुन कहता है ठीक है गोली चला दो। और तभी वो आदमी कहता है, सो एरोगेंट, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ मजाक कर रहे हैं, अभी देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। फिर वो दूसरा आदमी कहता है, इसे हम एक दर्दनाक मौत दे देंगे, पहले तुम उसके पैर पर गोली चलाओ। और वो आदमी कहता है, हाँ ये सही बात है। ये कहकर वो गोली चलाता है, लेकिन वो गोली येजुन के लगने की बजाय उस दूसरे आदमी के पैर पर लगता है। और वो दूसरा आदमी कहता है, क्या तुम पागल हो गए, उसे मारने की बजाय तुम मेरे पैर पर क्यों गोली मार रही। और ये देखकर वो आदमी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उस पर ही गोली चलाया था। तभी येजुन कहता है, क्या तुम्हें बंदूक चलाना नहीं आता, चलो दोबारा कोशिश करो। फिर वो कहता है, रुको, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ही करता हूँ। और वो अपनी उंगली से उस आदमी को शूट करता है और वो आदमी वहीं पे गिर जाता है। और ये देखकर वो दूसरा आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहकर वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। फिर येजुन कहता है, बस ये मेरे समय की बर्बादी है। फिर वो वहाँ से मुड़कर जाने वाला होता है, तभी उस कार से एक आदमी की आवाजें सुनाई देते हैं और वो आदमी येजुन को कहता है, प्लीज सूरज रुक जाइए। और तभी वो आदमी कार से बाहर आता है और येजुन से कहता है, चाइनीज फ्रेंड प्लीज मुझे और मेरे दोस्तों को बचाओ। और हम देखते हैं कि क्वांसी और येलिंग भी कार से बाहर आती है। फिर येजुन कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये लोग तुम लोगों को किडनैप किया है। और वो आदमी कहता है, हाँ, और ये लोग रॉबरी गैंग से है और उनमें से 2 के अलावा 1 दर्जन से अधिक लोग हैं जो उस गैंग का हिस्सा है। और अगर कोई भी उस हाईवे से गुजरते हैं वो लोग उन्हें रोक लेते हैं और उन लोगों से सब कुछ लूटने के बाद उन्हें मार डालते हैं। उनके पास मानवता की कोई भावना नहीं है और डाकती के बाद वो लोग बहुत ही पीड़ितों के साथ उन्हें मार डालते हैं। फिर क्वांसी कहती है, अगर वो लोग सब कुछ लूट लेते हैं फिर वो मारते क्यों है, ये तो बहुत ही गलत है। तभी येजुन कहता है, अगर वो सबको मार डालता है तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो। फिर वो आदमी कहता है, क्योंकि उन्हें जब्त की गई कार को ले जाने के लिए एक ट्रक ड्राइवर की जरूरत होती है और इतने बड़े ट्रक चलाने के लिए एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत होती है और खासकर रेगिस्तान में इसे बिना ट्रेनिंग के नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए जब भी वो किसी ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं तो वो उन्हें ड्राइव करने के लिए जिंदा छोड़ देते हैं। लेकिन सौभाग्य से आज तुम मिल गई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर येजुन कहता है, तुम मुझे क्यों थैंक यू कह रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं और अब तक जो कुछ भी हुआ है उन लोगों ने मुझे परेशान किया था, इसलिए मैंने किया है और अभी तो तुम खतरों से बाहर हो तो तुम अभी जा सकते हो। ये कहकर येजुन जाने लगता है। तभी वो आदमी उसे रोककर कहता है, हालांकि मैं खतरों से बाहर हूँ लेकिन मेरी तरह बहुत सारे ड्राइवर उन लोगों के पास है और इसके अलावा उन्होंने इस परसों में 1 दर्जन से अधिक कारों को लूट लिया है और वो आज अपराध करने के लिए दूसरी जगह पर जा रहे होंगे। और क्योंकि हम ड्राइवरों ने उनका चेहरा देखा है और वो निश्चित रूप से जाने से पहले ही हमें मार डालेंगे, प्लीज ब्रो हमारी मदद करो। तभी येलिंग कहती है, अभी तो तुम फ्री हो, अभी तो तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। फिर वो आदमी कहता है, आप नहीं जानते हैं, उन लोगों के पास ऐसे ऐसे हथियार है कि पुलिस भी उन लोगों का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे और वो पहले भी पुलिस से लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार पुलिस को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा और अगर वो एक बार लड़ना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वो मेरे भाइयों को भी मार डालेंगे। मेरे भाइयों बहुत ही मेहनती और ईमानदार लोग हैं और उन सभी के पास एक परिवार है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कहकर वो रोने लगते हैं और उस आदमी को रोता हुआ देखकर नुवन नुवन कहती है, अंकल आप ऐसे रो क्यों रहे। और वो नुवन नुवन को देखकर और भी रोने लगते हैं और कहता है, छेड़ी वो अभी अभी पिता बने हैं और इस पर मैं उसे पैसा कमाने के लिए बाहर लेके आया, कौन जानता है उसके साथ क्या हुआ है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो मैं उसके परिवार को कैसे समझाऊंगा। और तभी नुवन नुवन कहती है, डैडी ये अंकल बहुत ही ज्यादा रो रही है, आप इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। और येजुन कहता है, पर मैं इसका कैसे मदद करूंगा। फिर नुवन नुवन कहती है, मेरी मम्मी ने कहा था कि लड़के लड़कियों की तुलना में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो आसानी से तब तक नहीं रोते हैं जब तक कि वो विशेष रूप से दुखी नहीं होते हैं। और इन अंकल को देखिए, ये बहुत ही बुरी तरह से रो रही है, इनको कोई जरूर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। डैडी आप तो कितना कुछ करते हैं, इनका भी मदद कर दीजिए। तभी येजुन कहता है, ऑल राइट, अगर नुवन नुवन की यही इच्छा है तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। और ये बात सुनकर वो आदमी खुश होकर कहता है, क्या सच में चाइनीज ब्रदर तुम हमारी मदद करोगे। और नुवन नुवन कहती है, हाँ, मेरी डैडी कभी भी किसी को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ते हैं। तो
हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि उस आदमी को रोता हुआ देखकर नुआन नुआन अपने डैड से उस आदमी की मदद करने के लिए कहती है और याजन नुआन नुआन की बात सुनकर उस आदमी को मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उस जगह को दिखाए जाते हैं जहाँ पे उस आदमी की दोस्त को रखा गया और वहाँ पे गेट के बाहर दो आदमी को भी देखते हैं। उसके बाद यासुन और उस आदमी को भी हम देखते हैं और वो आदमी यासुन से कहता है इसके अंदर ये बहुत सारे रॉबर्स रहते हैं और मेरे बाकी साथियों को भी यहाँ पे रखा गया है। और तभी यासुन कहता है तुम अपने आप को कहीं पे छुपा लो, मैं अंदर जाता हूँ। और ये बात सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और कहता है क्या तुम अकेले अंदर जाने वाले हो? फिर वो कहता है ब्रो, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत एबिलिटी है, मैंने तुमसे मदद मांगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। और तभी यासुन कहता है मुझे ऐसे इंसान पसंद नहीं कि मेरी कामों पर वो रोक टोक करे, अगर तुम ऐसे ही बात करते रहोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और ये बात सुनकर वो आदमी और कुछ नहीं कहता है। इसके बाद हम यासुन को देखते हैं जो कि उस घर के अंदर जाने के लिए उस ट्रक पर बैठ जाता है और तभी वो आदमी कहता है अपना ध्यान रखना क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारे हथियार थे। और ये सुनकर यासुन कहता है क्या सच में? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यासुन उस ट्रक को लेकर गेट के सामने आते हैं और ट्रक को देकर वो दोनों गेट को खोल देता है और यासुन अंदर चला जाता है। और ये सब कुछ दूर से वो आदमी देखकर अपने मन में सोचने लगता है क्या मुझसे कुछ गलत हो रही है। हालांकि वो एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है, लेकिन सभी गैंगस्टर के पास असली बंदूक और बहुत सारे हथियार होते हैं। क्या वो इसे अकेले संभाल पाएंगे? उसका एक पत्नी है और साथ में एक बच्ची भी और वो विदेशी भी है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो मैं उसका भरपाई कैसे करूँगा? और तभी उस घर के अंदर से बहुत ही आवाज़ें होने लगती हैं और ये देखकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो तुरंत उस घर की तरफ दौड़ने लगे। चाइनीज ब्रो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और ये कहकर वो गेट को खोलने की कोशिश करता है और जब वो गेट खोलते हैं वो अपने साथियों को देख पाते हैं और वो बहुत ही खुश होकर कहते हैं क्या तुम लोग अभी तक जिंदा हो? अभी यहाँ पे क्या हुआ था? और तभी उनमें से एक कहता है चाइनीज आदमी ट्रक लेकर अंदर आया और इन सारे गैंगस्टरों को मार दिया और मैंने उसका आंखें देखा है जो कि बहुत ही चमक रहा था, लगता है भगवान खुद आके हमें बचाया है। फिर वो आदमी कहता है हाँ, भगवान ने मुझसे भी उससे मिलाया है और वो सबकी मदद करते हैं। फिर वो कहता है अभी वो कहाँ गया? और तभी उनमें से एक आदमी कहता है हमें बचाने के बाद वो तुरंत यहाँ से चला गया और वो इतना जल्दी चला गया कि हमने उसे थैंक यू भी नहीं कह पाया। फिर वो आदमी कहता है चाइनीज ब्रदर, सच में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, भगवान तुम्हारा हमेशा अच्छा करेगा। उसके बाद हम यासुन को दिखते हैं कि वो दोबारा अपने कार लेकर जा रहे होते हैं। तभी नुआन नुआन यासुन से कहती है डैडी, क्या आपने उस अंकल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया? यासुन कहता है हाँ। और नुआन नुआन, मैंने तुमसे कहा ना, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे डैडी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और तभी नुआन नुआन उठकर यासुन के पास आके कहती है इसीलिए तो डैडी अब दुनिया की बेस्ट डैडी है। ये कहकर वो यासुन को एक किस करती है और कहती है ये आपके लिए रिवॉर्ड है। और तभी यासुन क्वांजी से कहता है तुम्हारी क्या ख्याल है, क्या तुम मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दोगी? और ये बात सुनकर क्वांजी थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है तुम भी ना। और तभी नुआन नुआन की पेट से भूख की वजह से आवाजें होने लगती है और क्वांजी कहती है नुआन नुआन, क्या तुम्हें भूख लगी है? ठीक है, होटल पहुंचने के बाद मम्मी तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाएंगे। और ये सुनकर नुआन नुआन कहती है नहीं मम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं डैडी के हाथों से बनाई हुई खाना खाऊंगी। फिर यासुन कहता है मम्मी पहले बहुत बिजी थे ना, इसीलिए मम्मी को खाना बनाना नहीं आते हैं, लेकिन अभी तो मम्मी फ्री है, अभी मम्मी टेस्टी टेस्टी खाना बनाना सीखेंगे और हमें खिलाएंगे। और क्वांजी कहती है हाँ, मैं इतनी टेस्टी खाना बनाऊंगी कि तुम मम्मी के खाने के प्यार में पड़ जाओगी। तभी यासुन के पास अंकल ही अमी चेंग शेंग के कॉल आते हैं और वो कहते हैं यासुन तुम क्या कर रही हो और कहाँ पे हो? तुम जब मुसीबत में फंसे थे मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम मुझे एक बाहर के लोग समझते हो? और यासुन कहता है क्या मुसीबत? अंकल आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? और मिस्टर ही कहते हैं मुझसे छुपाओ मत, मैंने सुना है कि तुमने शियाओ चेंगियो की होने वाले मंगेतर को लेकर भाग गए हो और अभी शियाओ परिवार कर्जा चुकाने के लिए तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और मंगेतर की बात सुनकर क्वांजी गुस्सा होकर कहती है बकवास, मैं कभी उसकी मंगेतर नहीं बनी हूँ। और क्वांजी की आवाज सुनकर मिस्टर ही कहते हैं एक लड़की की आवाज, यासुन तुम किसके साथ हो? और तभी क्वांजी कहती है अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्वांजी हूँ। और मिस्टर ही कहते हैं क्या क्वांजी तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, ये चल क्या रहा है? फिर यासुन कहता है अंकल आपको नुआन नुआन के बारे में याद है? वो मेरी और क्वांजी की बेटी है। हम 4 साल पहले एक साथ रहते थे, लेकिन कानूनी तौर पर हमने शादी नहीं की और इस बार चाओ परिवार ने क्वांजी को घर में बंद करके रखा और जबरदस्ती शियाओ चिंगू के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया। मैं सिर्फ अपनी पत्नी को लेने गया था, क्या कुछ गड़बड़ है? और ये सब सुनकर मिस्टर ही कहते हैं तो ये बात है, भले ही शियाओ चिंगू आमतौर पर बहुत घमंड, लेकिन उसने मेरे भतीजे को धमकाने की हिम्मत की। यासुन तुम चिंता मत करो, ये अंकल हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तुम अभी कहाँ पे हो? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए किसी को भेजूंगा। और यासुन कहता है हम अभी चीन नहीं लौटे हैं,
मैं क्वांसी और नुआन नुआन को आराम करने के लिए बाहर ले आया और अभी हम कार में हैं। तभी नुआन नुआन कहती है, हेलो दादाजी, आप कैसे हैं? और मिस्टर ही कहते हैं, हेलो नुआन, मैं बढ़िया हूँ, क्या तुमने दादाजी को मिस किया? और नुआन नुआन कहती है, हाँ, डैडी ने हमें घूमने के लिए रेगिस्तान में लेके आई, ये बहुत ही खूबसूरत है, मैं बहुत खुश हूँ, दादाजी आप भी आइए ना। और मिस्टर ही कहते हैं, क्या तुम लोग रेगिस्तान में हो? चिंता मत करो, तुम हमारे एरिया के आसपास ही। एक काम करो, तुम अपना एड्रेस भेज दो, मैं चेंग कुआन को तुम्हें ढूंढने के लिए भेज दूंगा। तभी याजुन कहता है, अंकल आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले शिया चेंगियों को संभाल लूंगा। और मिस्टर ही कहते हैं, तुम बिल्कुल चुप रहो, तुम मेरे सक्सेसर हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो क्या होगा? और मैं शिया चेंगियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो कुछ भी कर सकता है। फिर याजुन कहता है, ठीक है अंकल, होटल पहुँचने के बाद मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, ये कहकर फोन रख देते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्वांसी याजुन को देख रही होती है और याजुन ये देखकर कहता है, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? और क्वांसी कहती है, मैं ये सोच रही हूँ कि तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपा के रखा है। मैंने तो सोचा था कि तुम उस घर को खरीदने के बाद बहुत करीब हो गए थे और तुम्हारे साथ कड़वा जीवन जीने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अभी तुम मुझे बताओ, तुमने तो केवल ये चैरिटी फंड को कब्जा कर लिया है, पर तुम ये चेंगशन की प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी कैसे बन गए? फिर याजुन कहता है, तुमने मुझे गलत समझा, एक पुरुष होने के नाते मैं अपनी पत्नी और बच्चे को मेरे साथ कैसे प्रीत कर सकता हूँ? और आज से तुम्हें भी तैयार होना होगा, जो औरत याजुन की है उसे हर तरह की सरप्राइज को कभी भी और कहीं भी स्वीकार करना सीखना होगा। और ये बात सुनकर क्वांसी थोड़ी सी शर्माती हुई हंसकर कहती है, सच में तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। फिर वो कहती है, चेंगशन के साथ तो तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वो तुम्हें उनका प्रॉपर्टी क्यों दिया? और याजुन कहता है, वेल उनके साथ मेरे पेरेंट्स का रिलेशन था, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और तुम लोग होटल पहुंचकर अपने कमरे में आराम करना। और क्योंकि अंकल मेरे लिए बहुत परवाह करते हैं, इसीलिए मैं पहले चेंग क्वांग के साथ मिलने जाऊंगा। उसके बाद जब वो लोग होटल पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं, तभी होटल की स्टाफ कहती है, क्या आप ही याजुन है? और याजुन कहता है, हाँ। और वो होटल स्टाफ कहती है, मिस्टर चेंग आपके लिए बहुत देर से लॉबी में वेट कर रही है, प्लीज आप मेरे साथ आइए। और ये बात सुनकर याजुन कहता है, अरे वाह, मैंने तो अब तक एड्रेस ही नहीं भेजा और वो यहाँ आ भी गए। और वो जाने से पहले क्वांसी से कहता है, तुम लोग अंदर जाके आराम करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। उसके बाद हमें चेंग क्वान को दिखाए जाते हैं और याजुन अंदर जाके कहता है, अच्छा तो तुम चेंग क्वान हो? और वो इस बात पर कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। और तभी वो कहता है, तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पहले मैं कैसे इस होटल में आ गई, क्योंकि तुम्हारे साथ पहले मेरा कांटेक्ट भी नहीं हुआ। ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, मेरी आंखें इस रेगिस्तान पर हर कोने कोने में है, और जब से तुम इस सिटी में एंटर किए हो, तुम्हारी हर मूव्स के बारे में मुझे पता है। फिर याजुन कहता है, हालांकि तुम अंकल ही के कहने पर मेरे निगरानी के लिए यहाँ पे आए हो, पर ये कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर चेंग क्वांग कहता है, हालांकि मैं फॉस्टर डेट का सब ऑर्डिनेट हूँ, और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी स्वीकृति केवल इसलिए प्राप्त कर सकती हो क्योंकि वो तुम्हारे सपोर्ट में है। तो ही गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि याजुन चेंग क्वांग से मिलते हैं और चेंग क्वान याजुन को देखकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुमने अभी तक अपना एड्रेस नहीं भेजी हो, फिर भी मैं तुम्हारे पहले ही इस होटल में आ गया। और वो साथ में कहते हैं, हालांकि मैं फॉस्टर डैड का अधीन में हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी स्वीकृति केवल इसलिए प्राप्त कर सकती हो क्योंकि वो तुम्हारे सपोर्ट में है। तभी याजुन कहता है, अच्छा हमने पहले कभी नहीं मिला है, इसीलिए लगता है कि तुम मुझसे डिससेटिस्फाई हो। चेंग क्वान कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे डिससेटिस्फाई हूँ, ये सिर्फ इतना है कि अगर तुम वैश्य के उत्तराधिकारी नहीं होते तो तुम और मैं कुछ नहीं बल्कि एक अजनबी होते, और हम 4 बच्चे ही फोस्टर डैड की देखभाल में बड़े हुए हैं, और हम चारों के अंदर ही एक आउटस्टैंडिंग क्षमता है। और गाइस, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि चेंग क्वान जो कि मिस्टर ही चेंग शेंग का वो चौथा वाला लड़का है, जो कि उन्होंने बताए थे कि वो यूएस में रहते हैं। और हालांकि मेरे फोस्टर डैड बहुत ही दयालु है और वो सब पर विश्वास कर लेते हैं, इसीलिए तुम्हारे जैसे एक बाहर के इंसान के नाम पर कैसे अपनी प्रॉपर्टी को लिख दिया, क्या पता अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करते हो। और तभी याजुन कहता है, ठीक है तो तुम मुझे कैसे विश्वास करोगे? और चेंग क्वान कहता है, जब तक तुम मुझे अपनी ताकत से हरा नहीं देते। और ये बात सुनकर याजुन हंसने लगती है और कहते हैं, तुम उन तीनों भाई बहनों से बिल्कुल अलग हो, और ऐसा लगता है कि अगर मैं आज तुम्हें विश्वास नहीं दिला पाया तो तुम मुझे वापस जिंदा नहीं जाने दो। चेंग क्वान कहता है, मेरे फॉस्टर डैड के साथ तुम्हारा अच्छा रिलेशन है तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन अगर तुम हार मानने से इनकार करते हो तो ये तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। तभी याजुन कहता है, ठीक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें यही नहीं दिखाना चाहिए कि तुम पहले क्या करने में सक्षम हो?
और बस तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं यजुन लापरवाही से कमजोर लोगों पर आगे न बढ़। चेंग क्वान कहता है, क्या तुम मेरा टेस्ट लेना चाहते हो? फिर यजुन कहता है, मुझे याद है अंकल ने ये कहा था कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमता है कि तुम चीजों की आर पार देख सकते हो और तुम्हें कैसीनो पर भी दिलचस्पी है। ये कहकर वो अपनी शक्ति की मदद से वहाँ पे बहुत सारे कार्ड लाते हैं एंड उनमें से एक कार्ड हाथ में लेकर कहता है, बताओ इस कार्ड के पीछे क्या है? अगर तुम ये कह पाते हो तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूंगा। चेंग क्वान कहता है, अच्छा तो तुम मेरे एक्सरे आई का क्षमता देखना चाहते हो? मैं लोहे की आर पार देख सकता हूँ, तो ये तो मामूली चीज है। ये कहकर वो अपनी आंखों से उस कार्ड की आर पार देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देख नहीं पाता है और वो बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? और ये देखकर यजुन कहता है, क्या हो गया, तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रहे हैं? तुम तो कह रहे थे कि आयरन और कॉपर की वॉल्स के अंदर भी तुम देख सकती हो, तो ये तो बस एक मामूली सा कागज है। और तभी यजुन उस कार्ड को पीछे घुमाकर दिखाता है कि वो कार्ड बिल्कुल खाली होते हैं। और ये देखकर चेंग क्वांग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहता है, ये नामुमकिन है, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहे हैं। तभी यजुन कहता है, अगर तुम अंधे भी हो जाते हो फिर भी तुम ये नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये पेपर तो बिल्कुल खाली है। तभी चेंग क्वांग गुस्सा होकर कहता है, तुमने ट्रिक का यूज किया। और यजुन कहता है, ट्रिक यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे यही पता चलता है कि तुम्हारा IQ अभी भी बहुत लो है। और हम देखते हैं कि चेंग क्वान को इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि उसके आंखों से आग बाहर निकलने लगता है और जिससे कि वो यजुन के ऊपर हमला करने लगता है। और यजुन कहता है, क्या एक्सरे आई के साथ साथ तुम्हारे पास थर्मल विजन बीम भी है? और ये बात सुनकर चेंग क्वान कोई भी जवाब नहीं देता है और वो लगातार यजुन के ऊपर हमला करने लगता है। फिर वो कहता है, मेरे आंखों से जो ये रोशनी बाहर निकल रहा है ये इतना गर्म नहीं है, लेकिन अगर ये तुम्हारे बॉडी पर टच होते हैं तो तुम्हारी मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों तक ये फैल जाएगा, जिससे कि तुम्हारा बहुत ही डैमेज हो जाएगा। और शुरू में मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। तभी ये जुन हंसकर कहता है, सो पावरफुल, तुमने ही मुझे इंटरेस्ट दिलाया था, तो तुम्हें टेस्ट करने के अलावा मैं क्या कर सकता था? और तभी यजुन भागते भागते एक जगह पे रुक जाता है और ये देखकर चेंग क्वांग कहता है, हे तुम क्या करना चाह रही हो, क्या तुम मरना चाहते हो? और यजुन कहता है, चलो बहुत हो गया, अभी इसे रोकना होगा। ये कहकर वो अपने हाथों से कुछ करता है जिससे कि उसका आंखों का रोशनी एकदम से बंद हो जाए और वो नीचे ले जाता है और चिल्लाने लगता है, मेरी आंखों को क्या हो गया? और ये देखकर यजुन कहता है, इतना नाटक करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है। फिर वो उठकर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसका आंखें बिल्कुल ठीक है। फिर यजुन उससे कहता है, हालांकि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली आंखें हैं, लेकिन तुमने अभी तक इसके आखिरी लेवल तक नहीं पहुँचे हो। अगर तुम फिर भी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो ये तुम्हें चोट पहुँचाएगा, और अब तक अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करते तो तुम्हारी आंखें ऐसे बाहर निकल आता। फिर वो यजुन के सामने नीचे झुककर कहता है, मैं हार गया, तुम्हारी शक्ति सच में मेरे से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। और तभी वो अपने मन में गुस्सा होकर अपने भाई बहनों के बारे में सोचता है कि वो लोग तो बता रहे थे कि यजुन एक बकवास है और उससे आसानी से निपट सकते हैं। और तभी उसके पास उसका भाई बहन का मैसेज आते हैं जहाँ पे कि लिखा होता है, क्या यजुन को तुमने सबक सिखाया है? और ये देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद यजुन चेंग क्वांग से कहता है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तुम्हारा सक्सेसर बहुत ही लो है। और ये सुनकर चेंग क्वांग कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम मुझे इंसल्ट कर सकते हो, लेकिन तुम वैंगशेंग को इंसल्ट नहीं कर सकते हो। फिर यजुन कहता है, देखो मैंने वैंगशेंग का कभी अपमान नहीं किया है, ये तुम ही थे जिन्होंने वैंगशेंग के खाते में नहीं डाला। वैंगशेंग एक जुए की साम्राज्य है, बेशक हमें अभी जुए की मजे पर कॉम्पिटिट करनी होगी, आज के लिए काफी है, तो अगली बार हम दूसरे खेल खेलेंगे। फिर चेंग क्वांग कहता है, बेशक मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइटर हो। और साथ में वो कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें इस रेगिस्तान की सबसे बड़े कैसीनो में ले जाना चाहता हूँ। और यजुन कहता है, नहीं अभी नहीं, मैं कार चला के आया हूँ और मैं बहुत ही थक गई हूँ और मेरी वाइफ और डॉटर भी बहुत थक गए हैं, तो मैं पहले रूम में जाके रेस्ट करना चाहता हूँ। तभी चेंग क्वान अपने मैनेजर को बुलाता है और कहता है, यजुन और इसका फैमिली मेरे वाइफ से, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और अच्छे से सर्विस दे और इस होटल की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट ही इनको देना चाहिए। और वो मैनेजर कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। फिर वो यजुन से कहता है, ठीक है अब तुम जाके आराम करो, अगर जब फ्री हो जाओगे तो मुझे कॉल करना। फिर यजुन वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में आकर कहता है, जल्दी से आओ मैंने खाना बना लिया है। और तभी वो देखती है कि क्वांसी और नुआ सो गई होती है। फिर वो उन लोगों के पास जाके क्वांसी को देखकर अपने मन में सोचने लगता है,
चेंगवन अपने एक्सरे आई से आयरन और कॉपर वॉल्स की आर पार देख सकते हैं। अगर वो क्वांसी से मिलते हैं, अगर वो क्वांसी को अंदर से देखने की कोशिश करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा, ये कहकर वो अपनी शक्ति की मदद से क्वांसी के ऊपर एक शील्ड की तरह कुछ दे देते हैं, जिससे कि चेंगवांग इसके आर पार नहीं देख पाए। उसके बाद वो खिड़की के बाहर देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और ये देखकर वो सोचने लगता है यहाँ इतने सारे लोग क्यों है, लगता है कुछ यहाँ पे हो रहे हैं, चलो मैं पहले बाहर जाता हूँ, फिर इन लोगों के साथ आके सो जाऊँ। उसके बाद यजुन उस जगह पे जाते हैं एंड वो एक अम्यूजमेंट पार्क होती है। यहाँ पे वो किंग पैराडाइज को देखकर कहते हैं अम्यूजमेंट पार्क पर किंग पैराडाइज, और यजुन को ये कहता हुआ देखकर वहाँ पे मौजूद एक बंदा यजुन से कहता है तुम्हें देखने में तो लगता है कि तुम फॉरेनर हो और ये कैसीनो इस डेजर्ट का सबसे बड़ा कैसीनो है। और ये सुनकर यजुन कहता है क्या सबसे बड़ा कैसीनो, इसका मतलब ये वेंगशंग है। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि यजुन खिड़की से बाहर देखते हैं कि वहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क होती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं। ये देखकर यजुन भी उस पार्क में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक कैसीनो होते हैं और ये देखकर वो कहता है अम्यूजमेंट पार्क पर किंग पैराडाइज। और तभी वहाँ पे एक बंदे से उसका मुलाकात होता है और वो बंदा यजुन से कहता है ये कैसीनो रेगिस्तान का सबसे बड़ा कैसीनो है। हालांकि वेंगशंग फेमस है, लेकिन यहाँ के कैसीनो यहाँ की 3 कैसीनो कंपनियों की है, लेकिन उनमें से केवल 40% वेंगशंग है और डरासो कैसीनो और लाभा एंटरटेनमेंट सभी कैसीनो पर 30% शेयरर है। डरासो के बॉस का नाम जॉर्ज बाउन है और वो यूएस में एक गैम्बलिंग टाइकून है और ची लाभा एंटरटेनमेंट की ओनर है, जिसको कि हॉल हाउस का बिग बॉस माना जाता है। और ये किंग पैराडाइज उनमें से 2 के द्वारा खुला गया है, न केवल गैम्बलर्स के लिए है बल्कि दूसरे प्रकार ग्राहकों के लिए भी मनोरंजन का जगह है। और अगर तुम रेगिस्तान में आते हो और इस जगह पे नहीं जाते हो तो ये तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाए। और ये सब कुछ सुनकर यजुन कहता है यह साउंड बहुत ही ग्रैंड है, मुझे उन दोनों ओनर से मिलना है। फिर वो बंदा कहता है वो लोग बिग बॉस है, बेशक वो घर पर बैठे हैं और अपने पैसों का आनंद ले रहे हैं, हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। फिर यजुन कहता है अगर कोई उनके ड्राफ्ट में 100 मिलियन जीतता है तो वो जरूर घर पर बैठे नहीं रहेंगे। ये कहकर वो कैसीनो की तरफ जाने लगता है और तभी पीछे से वो बंदा कहता है देखो तुम वहाँ जाके कुछ गड़बड़ मत करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा से अगर तुम पकड़े जाओगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। उसके बाद हमें कैसीनो के अंदर की सीन को दिखाई जाती है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग गेम्स खेल रहे होते हैं। उसके बाद यजुन जब वहाँ पे अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी 9 बार बेट पर जीत चुके हैं। उसके बाद वो टेबल कैसीनो स्टाफ यजुन को देखकर कहता है हे न्यू गेस्ट, क्या तुम अपना लक ट्राई करना चाहते हो? और यजुन कहता है अब जब आप लगातार 9 बार जीत चुके हैं तो मैं 2 9 बार हरा दूंगा। ये कहकर वो दोनों नंबर पर बेट लगा देते हैं और ये देखकर आसपास के लोग यजुन से कहते हैं लगता है आप बहुत प्रभावशाली है, क्या आप समान 2 संख्या को हिट होने की संभावना नहीं जानते हो? आपको पहले इसके बारे में सोच लेना चाहिए। और दूसरा आदमी कहता है या आपको अपना दाव कम करना चाहिए, ये $2 मिलियन की बात है। फिर यजुन कहता है मैं रूल के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर ओड्स कम है तो अधिक कमाई होनी चाहिए। वो आदमी कहता है हाँ, एक ही नंबर को हिट करने के लिए ओड्स 1 से 35 है, अगर आप जीतते हैं तो आपको $70 मिलियन मिलने वाले हैं। फिर यजुन कहता है ठीक है तो आप शुरू कीजिए। और वो आदमी खेल शुरू करने से पहले यजुन को गुड लक कहकर खेल शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब उन बॉल्स को बोर्ड पर छोड़ दिए जाते हैं तभी यजुन अपनी शक्ति की मदद से उन बॉल्स के ऊपर कंट्रोल करने लगते हैं, जिससे कि वो दोनों बॉस एक ही नंबर पे जाके रुक जाते हैं और यजुन जीत जाते हैं। फिर वो आदमी कहता है आपका लक बहुत ही अच्छा है, क्या आप दोबारा बेट लगाना चाहते हैं? लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और ये सुनकर यजुन कहता है हाँ जरूर। और तभी वो आदमी कहता स्वागत है, लेकिन आपका बेट का दाव बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए ये कैसीनो स्टोर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप खेलना जारी रखना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ VIP रूम में जाना होगा। ये सुनकर यजुन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं राजी हूँ। उसके बाद हमें उस कैसीनो की सिक्योरिटी रूम को दिखाई जाती है जहाँ पे कि हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस कैसीनो का मैनेजर होते हैं। और वो यह सुन के जीतने की बात सुनकर कहता है क्या एक बेट में ही 7 मिलियन जीता है? और वहाँ की स्टाफ कहता है हाँ, हमने वहाँ के सभी मॉनिटर चेक कर लिया है लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसने कोई भी ट्रिक यूज नहीं किया है। फिर वो मैनेजर कहता है ये कोई लक नहीं हो सकता है, पर ये कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम एक काम करो, चल हेवन किंग को तैयार करो और उस रूम में भेज दो, अगर कोई ट्रिक यूज करता है तो उसे जाने मत देना।
उसके बाद यजुन को वीआईपी रूम में ले जाया जाते हैं और यजुन सब कुछ देखने के बाद कहता है वास्तव में वीआईपी ट्रीटमेंट तो बहुत ही अलग है और यहाँ की इक्विपमेंट और ओपोनेंट्स भी बहुत ही हाई क्वालिटी के लग रहे हैं। फिर वो आदमी कहता है हाँ, ये हाई प्रिसीजन रोलेटेड टेबल है जो सभी इलेक्ट्रॉनिक संकेत का पता लगा सकते हैं और इन चारों को जो देख रहे हो ये लोग पावर यूजर्स है और इनका सैलरी भी बहुत ही हाई है और वो लोग ऐसा फील्ड बना सकते हैं कि किसी भी क्षमता को वो लोग ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ की बेटिंग बिल्कुल सुरक्षित है। अब अपने दिमाग को आराम रख सकते हैं। और ये बात सुनकर यजुन कहते हैं अच्छा, तो अभी ये 4 लोग मेरे अगेंस्ट होने वाले हैं और क्योंकि वो लोग शक्तिशाली पावर यूजर थे वो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट को नियंत्रण कर सकती है। अगर मैं इसे अकेले चला गया तो क्या मैं हार नहीं मानूंगा। फिर वो आदमी कहता है ये लोग सभी प्रोफेसर हैं और इस इंडस्ट्री में इनका रेपुटेशन बहुत ही अच्छे है। हम लाभ के परिणाम को कभी भी प्रभावित नहीं करेंगे, हम इसकी गारंटी दे सकते हैं। पर अगर आप इसे यहाँ पे रोकना चाहते हैं तो आप रोक सकते हैं क्योंकि 70 मिलियन भी एक अच्छा रिकॉर्ड। फिर यजुन कहता है आप चाहते हैं कि मैं पीछे हट जाऊँ, लेकिन दुख की बात है कि मैं मुश्किलों को स्वागत करना पसंद करता हूँ। चलिए आप अभी खेल शुरू कीजिए। कहकर यजुन खेलने के लिए बैठ जाते हैं। फिर वो आदमी यजुन को बेटिंग लगाने के लिए कहते हैं और यजुन कहता है क्योंकि आज मेरा 9 नंबर पर लक है तो मैं दोबारा 2 9 के ऊपर लगाऊंगा। और वो आदमी कहता है ठीक है। ये कहकर वो दोनों बॉस को टेबल पर छोड़ देते हैं और तभी सिक्योरिटी रूम से वो मैनेजर उन चारों आदमी को भी तैयार होने के लिए कहते हैं। फिर वो चारों आदमी अपनी शक्ति की मदद से वहाँ पे एक चारों तरफ शील्ड की तरह बना लेते हैं, लेकिन इससे यजुन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और यजुन दोबारा जीत जाते हैं। उसके बाद वो चारों मैनेजर के पास आते हैं और इस मैनेजर का नाम रॉबर्ट होते हैं और वो रॉबर्ट कहता है क्या कह रही हो, तुम लोगों ने उसे कोई भी ट्रिक यूज करते हुए नहीं दिखा है, ये कैसे हो सकता है, वो 2 बार एक ही बेट पर कैसे जीत सकते हैं। और उन चारों में से एक कहता है क्या आप हमारे ऊपर डाउट कर रहे हैं। और तभी उनमें से और एक आदमी कहता है हालांकि इस परिणाम की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन उसने किसी भी ट्रिक का यूज नहीं किया है। अगर वो कुछ कर दे तो वो हमारी आंखों से नहीं बच सकते, पर अगर वो किसी भी पावर का यूज भी करता है तो वो हमसे भी ऊपर है, जो कि हमारे समझ से भी बाहर है। और ये सुनकर रॉबर्ट कहता है ठीक है, तुम लोग अभी जा सकते हो और एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। फिर वो चारों आदमी वहाँ से चला जाता है और कैसीनो टेबल वाला स्टाफ रॉबर्ट से कहता है मिस्टर रॉबर्ट, अगर वो दोबारा बेट लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। वो पहले ऑलरेडी 2.4 मिलियन जीत चुके हैं, अगर वो दोबारा बेटिंग करते हैं तो हम तो रास्ते पे आ जाएंगे। और ये सुनकर रॉबर्ट कहता है नहीं, हमें उसे रोकना होगा। सबसे पहले तो ये इतना बड़ा रकम है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मुझे ये बॉस को पता नहीं होगा। ये कहकर वो मिस्टर जॉर्ज और चीलावा को वीडियो कॉल करते हैं और हम मिस्टर जॉर्ज को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ बाथटब में नहा रहे हैं। और रॉबर्ट से कहते हैं क्या हो गया, तुमने इस टाइम कॉल क्यों किया। और चीलावा कहते हैं ओ मेरे लिटिल रॉबर्ट, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुआ, तुम तो बड़े हैंडसम हो गए हो। मैंने हाल ही में ही एक नया मूवी का प्रिपरेशन लिया है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक रोल दे दूँ। और रॉबर्ट कहता है मिस्टर चीलावा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे एक्टिंग नहीं आता। फिर वो मिस्टर जॉर्ज से कहता है मिस्टर जॉर्ज, आपको इस टाइम डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर आपसे कोई जरूरी बात करना है, कैसीनो पे कुछ गड़बड़ हो गया है। और मिस्टर जॉर्ज कहता है क्या हुआ है। और रॉबर्ट ये सुन के बारे में बताता है कि आज एक आदमी कैसीनो पे आया है जो कि $2 मिलियन बेटिंग लगा के 2 बार में ही $2.4 बिलियन जीत चुका। और 2.4 बिलियन की बात सुनकर मिस्टर जॉर्ज की हवा निकल जाता है और वो रॉबर्ट के ऊपर चिल्लाकर कहता है क्या इतना ज्यादा, उसने जरूर पावर का इस्तेमाल किया है, क्या तुमने उन चारों हेवनली किंग को नहीं। फिर रॉबर्ट कहता है हाँ, वो लोगों ने कहा है कि उसने किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है और अगर वो पावर का इस्तेमाल करता भी है तो वो उन लोगों की समझ से बाहर है। फिर मिस्टर जॉर्ज कहता है पर अभी उसे इतना बड़ा रकम कौन देगा, उसे मार डालो। फिर चीलावा रॉबर्ट से कहते हैं रॉबर्ट क्या तुम उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, क्या वो किसी और को अपने साथ लेकर आया था। रॉबर्ट कहते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है, पर वो एक चाइनीज से और वो अकेला ही यहाँ पे आया। और ये सुनकर चीलावा कहता है ठीक है तो उसे पैसा दे। और ये सुनकर मिस्टर जॉर्ज कहता है चीलावा क्या तुम पागल हो गए। तभी चीलावा कहता है मिस्टर जॉर्ज कभी अपना दिमाग भी यूज किया करे, उसने इतना पैसा जीता है तो अभी वो लाइमलाइट में है और अगर वो बाहर जाते ही मर जाता है तो सभी लोग हमारे कैसीनो के ऊपर भी शक करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारा धंधा तो गया। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि यजुन गैमलिंग में 2.4 बिलियन पैसा जीतते हैं, लेकिन मिस्टर जॉर्ज उसे पैसा देने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन चीलावा उसे पैसा देने के लिए कहता है
क्योंकि पैसा जीतने के बाद यासुन बहुत ही लाइमलाइट में है। अगर वो लोग उसे मार डालते हैं तो सभी लोग उनके कैसीनो पर शक करेंगे। फिर चिलाबा कहते हैं आप पैसों की तैयारी कीजिए, आपका आधा और मेरा आधा। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो मैं पूरा पैसा दे देती हूँ, लेकिन बाद में आपको वो आधा पैसा चुकाना होगा। फिर मिस्टर जॉर्ज कहते हैं बेहतर होगा कि आप पैसा खुद ही ढूंढ लीजिए, मैं कभी भुगतान नहीं करूंगा, क्योंकि सबको पता है कि आप एक कावड़ जाति से हैं। और ये बात सुनकर चिलाबा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मिस्टर जॉर्ज ठीक से बात कीजिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि हम सभी बिजनेसमैन एक ही है। अगर आप फिर से मेरी जाति के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करते हैं तो मैं किसी भी समय वैंग सेंग के साथ सहयोग कर सकता हूँ और आप अपनी प्रतिष्ठा को खो देंगे। और ये बात सुनकर मिस्टर जॉर्ज कहते हैं अरे दोस्त, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अभी तुम सीरियसली बताओ कि उस चाइनीज आदमी से निपटने के लिए क्या करना होगा। फिर चिलाबा कहते हैं हालांकि ये नियम है कि अगर हम जुए खिलाने के लिए तैयार हैं तो हमें भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है कि मेरा चिलाबा पैसा ऐसे ही ले ले। रॉबर्ट, उसे जल्दी से अंदर बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। उसके बाद रॉबर्ट येसुन को लेके आते हैं। फिर येसुन को देखकर मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तुम्हारी इतने हिम्मत, तुम मेरे ही कैसीनो में आके ट्रिक यूज कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम मौत की तलाश कर रहे हो। फिर येसुन भी मिस्टर जॉर्ज को देखकर कहते हैं मैं तो ये सोच रहा था कि रेगिस्तान के लीडर्स कैसे हैं, लेकिन ये लोग तो बेशर्म निकले। और तभी मिस्टर जॉर्ज गुस्सा होकर कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है? क्या तुम जानते हो कि ये जगह कहाँ पे है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी कोई ट्रेस के बिना तुम्हें यहाँ मरवा भी सकता हूँ। फिर चिलाबा येसुन से पूछते हैं मास्टर तुम्हारा नाम क्या है? और येसुन कहता है मेरा नाम येसुन है। और येसुन के नाम सुनकर चिलाबा कहते हैं क्या तुम वही वर्जन हो जिसने कि वैंग मिडियन को मारा और साथ ही जिसने वैंग सेंग की तीनों युवा मास्टर को भी हराया है और चिंगशिंग का उत्तराधिकार है? फिर यासुन कहते हैं आपको तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। और चिलाबा कहते हैं आखिरकार हम लोग बिजनेस ट्रैवल्स है तो हमें सब कुछ पता होते हैं। चिंगशिंग की इनसाइट सच में बहुत ही अच्छा है, और जबकि आज तुम्हारे साथ मेरा मुलाकात हुआ है तो मैं इसे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। फिर वो रॉबर्ट से कहते हैं रॉबर्ट, मैं 1.3 बिलियन पल्स और 50 मिलियन की इस नुकसान को नेफ्यू द्वारा अपने भतीजे को इंट्रोडक्शन की उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। उसके बाद येसुन चिलाबा की बातें और उसकी मुस्कान देखकर अपने मन में सोचने लगता है मुझे नहीं लगता कि इस चिलाबा का इरादा कुछ ठीक है, और मुझे लगता है कि वो उस बुढ़े आदमी से ज्यादा चालाक है। और ये देखकर मिस्टर जॉर्ज चिलाबा से कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं? और चिलाबा मिस्टर जॉर्ज को शांत रहने के लिए कहते हैं देखिए एक बिजनेस को संभालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है, और क्योंकि वो हमसे जूनियर है और क्योंकि हम बुजुर्ग हैं, अगर हम ही ऐसा करते हैं तो वो हमसे क्या सीखेंगे। और ये सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर जॉर्ज येसुन से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें पैसा देने के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है, इसके बाद से तुम कभी भी इस कैसीनो पर नहीं आओगे। और ये सुनकर येसुन कहते हैं हाँ जरूर, क्योंकि ये आपका कैसीनो है, आपका जो मन चाहे आप वही कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर किसी भी गेस्ट को बिना साइन किए गए ब्लॉक लिस्ट करने पर आप दाव से अधिक हारेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आने से कैसीनो बंद भी कर सकते हैं। और मुझे उन चारों मास्टर के साथ दोबारा किसी और गेम में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा 2 लाइन पर बेट लगा। और ये सुनकर मिस्टर जॉर्ज कहते हैं फाइन, अभी तुम ये ले लो। और तभी रॉबर्ट ये सुन को एक चेक देते हैं। फिर चेक लेने के बाद यासुन रॉबर्ट को कुछ सिक्के देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे लिए कुछ टिप है। फिर यासुन चेक लेकर जाते हुए कहते हैं मैंने सुना है कि ये रेगिस्तान बहुत ही लग्जरी सिटी है, और मुझे नहीं पता कि ये पैसा कितने दिनों तक रहेंगे, अगर खत्म हो जाते हैं तो मैं दोबारा वापस आऊंगा। और यासुन के जाने के बाद मिस्टर जॉर्ज बहुत ही गुस्से में कहता है मेरे सामने इस तरह से बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है, और ये चाइनीज का बच्चा बहुत ही घमंडी है। फिर चिलाबा कहते हैं जॉर्ज मेरा विश्वास करे कि आपके द्वारा खर्च की गए 1.2 बिलियन इसके लायक है। समय के साथ साथ ये बच्चा निश्चित रूप से ये जंक्शन की तुलना में एक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट बनेंगे, और 1.2 बिलियन ये तो आपके लिए एक छोटा सा रकम है, और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी फिल्म के लिए खर्च कर सकते हैं, और बाद में आपको बॉक्स ऑफिस से अच्छे लाभ मिलने वाला है। चलिए मैं आपको और आपकी खूबसूरत लड़कियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ। और तभी मिस्टर जॉर्ज गुस्से में उस वाइन की बोतल को तोड़ देता है और कहता है उसे क्या लगता है कि मुझे उसका ज़रूरत है, जल्दी ही मैं तुम्हें और ये जंक्शन को एक साथ नष्ट कर दूंगा। और इस चाइनीज का बच्चा पैसा पाकर बहुत ही खुश है ना, रुको अभी उसे मौत की खाट उतारता हूँ। ये कहकर वो किसी को कॉल लगाता है और वो फोन पर कहते हैं कि हेलो डियर शियाओ, बहुत दिन हो गए तुमसे मुलाकात हुए। और हम देखते हैं कि वो शियाओ चेंग्यू होते हैं, और वो मिस्टर जॉर्ज से कहते हैं जॉर्ज ब्राउन आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, और आपसे तो मेरा कभी मुलाकात हुआ ही नहीं है। फिर मिस्टर जॉर्ज कहते हैं इतने ठंडे दिल के मत बनो,
हम अब अजनबी हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। मैं तुम जैसे हिम्मत वाले युवा लोगों से दोस्ती करने में बहुत इच्छुक हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारी होने वाली मंगेतर को कोई लेके भाग गया है जिसका नाम की यजुन है। इस तरह से धोखा खाना अच्छा नहीं लगता है और मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया कि तुम जरूर जानना चाहते हो कि वो बास्टर्ड अभी कहाँ है। और शिया चिंग कहता है बिल्कुल, अगर आपने मुझे बताया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तभी मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तो जल्दी ही अपने चाकू को शार्प करना शुरू कर दो। उसके बाद शिया चिंग अपने बॉडीगार्ड से कहता है हमें जल्दी ही डेजर्ट ऑफ ज्वेल प्लेस के लिए रवाना देना होगा। और ये बात सुनकर शियो चिंगू के छोटे भाई शियो चिंगबो उसे भी साथ ले जाने के लिए कहते हैं। और तभी शियो चिंगू अपने भाई के ऊपर गुस्सा होकर कहता है तुम अभी भी उस जगह जाने की बात करने की हिम्मत करते हो? अगर तुम उस दिन कुछ नहीं किया होता तो वो कैसीनो हमारा होता। और तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि शिया चिंगू की बहन होती है और इसका नाम किंग लुआन है, जिसको कि हमने पहले भी देखा है। और किंग लुआन वहाँ पे आके उन दोनों से कहती है आप दोनों बस कीजिए, इतने सालों बाद भी आप लोग बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। आपने बहुत से बुरे काम किए हैं लेकिन आपको कोई पछतावा नहीं है। मुझे वास्तव में इस पर वापस नहीं जाना चाहिए। तभी शिया चिंगू कहता है किंग लुआन तुम ये कैसे कह सकती हो? हम दोनों तुम्हारे भाई हैं और मुझे पता है कि तुम हमसे नफरत करते हो, इसलिए तुमने 3 साल पहले घर से भाग गई थी। लेकिन तुम इन 3 सालों के अंदर हमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, बल्कि मेरा कॉल का जवाब भी नहीं दिया। तुम्हें पता भी है हमें कितना चिंता होता था, लेकिन अब से तुम्हारा भाई बहुत बदल गया है और इस साल के चलते हमारे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की। तो अभी तुम देख ही सकती हो कि हमारा बिजनेस अभी कैसा चल रहा है और ये सब कुछ तुम्हारे भाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है। क्या तुम अपने भाई को माफ नहीं करोगे? तभी किंग लुआन कहती है देखिए आप भोले बनने की कोशिश मत कीजिए, ये सब आपने मेरे लिए नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया है। और तभी शिया चिंग किंग लुआन से कहता है चुप हो जाओ, तुम बड़े भाई से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम तो बाहर अपने जीवन एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि बिजनेस के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। फिर किंग लुआन कहती है आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। हालांकि मैं 3 साल से बाहर थी, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है मैंने सब कुछ सुना है। अगर आप मेरे भाई ना होते तो मैं आपको लात मार के यहाँ से बाहर निकल देती। और तभी शियाओ चिंगू से कहता है बड़े भाई आप इसे संभाल, अगर वो मुझे सच में लात मार देते हैं तो मैं बच्चा पैदा कैसे करूंगा? और शिया चिंगू कहता है तुम दोनों बस भी करो, अभी भी तुम लोग बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो। और किंग लुआन मुझे पता है कि तुम्हारी टांग बहुत ही तेज है और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरी शादी अटेंड करने के लिए यहाँ पे वापस आई हो। फिर किंग लुआन कहती है मैं इसलिए वापस आई हूँ, जब आपके शादी के इन्विटेशन कार्ड मिला मैं सोच रही थी कि आप बहुत बदल गए और शादी करने के बाद अपने फैमिली लेकर अच्छे से जीवन जिएंगे। लेकिन कौन जानता है कि वो औरत एक शादीशुदा है, या आप ही दूसरे की पत्नी को लूटना चाहते हैं? और तभी शिया चिंगू कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि वो एक शादीशुदा औरत है? जब वो आदमी मरता है तो वो अधिक से अधिक विधवा होती है। देखो बहन तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है और सच में मैं क्वांजी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने चाओ परिवार से क्वांजी के साथ शादी करने के लिए बात किया। लेकिन अचानक वो बास्टर्ड यजुन क्वांजी को वहाँ से भगा के ले गया। तो हे गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि शियाओ चिंगू अपनी बहन किंग लुआन से कहते हैं वास्तव में क्वांजी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने काओ परिवार से उसके साथ शादी करने की बात किया। लेकिन अचानक वो बास्टर्ड यजुन उसे भगा के ले गया और मैंने किसी को जांच करने के लिए भेजा था। क्वांजी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो उसे जबरदस्ती उठा। हालांकि चाओ परिवार उसे रोकने की कोशिश करता था, लेकिन उसने सबको घायल कर दिया और इसने क्वांजी का अंकल का हाथ भी तोड़ दिया। इसलिए मैं अभी क्वांजी की सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। और यह सुनकर किंग लुआन कहती है क्या सच में? शिया चिंगू कहता है बेशक चाओ परिवार से कोई भी मेरे लिए गवाही दे सकता है, और इसके अलावा भले ही तुम्हारे बड़े भाई बुरा है लेकिन अपनी छोटी बहन को झूठ नहीं बोलेगा। और तभी मैनेजर आके कहता है सर कार रेडी है, और वो लोग जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी दोनों को रोक कर कहती है भाई मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। और शिया चिंगू कहता है देखो बहन जिद मत करो, वो रेगिस्तान लड़कियों के लिए बहुत ही डेंजरस है। और किंग लुआन कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, अगर आप लोग मुझे साथ में नहीं ले जाते हो तो मैं अकेले ही चली जाऊँ। और उधर के पास उसे साथ में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। उसके बाद जब यजुन होटल में वापस आते हैं और चिंग वन उसके इतना पैसा जीतने की बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने सच में गैम्बलिंग पर इतना सारा पैसा जीता है? और यजुन कहता है हाँ, पर ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मैंने सिर्फ 2 राउंड ही खेला है और इससे मुझे सेटिस्फाई भी नहीं हुआ है। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? और चिंगवन कहता है नहीं मुझ पर दया करो, मुझे तुम्हारे स्किल के बारे में पता है, मैं तुमसे कभी नहीं जीतूंगा। फिर यजुन कहता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर दया दिखाऊं तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम एक गाइड के रूप में अपना काम कितने अच्छे से किया।
चेंगकुआन कहता है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, यहाँ की खाना पीना और खेलना सब कुछ बढ़िया है और विशेष रूप से ये खरीदारी का स्वर्ग है जहाँ तुम दुनिया के लग्जरी स्टोर ब्राउज कर सकते हो। लेकिन तुम कहाँ जाना चाहते हो? और ये सुनकर येसुन कहता है इसके बारे में बाद में बात करते हैं, मैं पहले एक जगह जाना चाहता हूँ, यहाँ सबसे अच्छी सब्जी बाजार कहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं कि येसुन खाना बना रहे होते हैं और खाने की स्मेल नुआन की नाक पर जाती है और वो तुरंत उठ जाती है और कहती है ये स्मेल तो बहुत बढ़िया है, लगता है डैडी डिलीशियस खाना बना रहे हैं। और वो दौड़कर डिनर टेबल में जाते हैं और पीछे से क्वांसी कहती है नुआन तुम कहाँ जा रही हो। उसके बाद क्वांसी और यालिंग भी डिनर टेबल पे आती है और नुआन कहती है मम्मी देखो डैडी ने कितना सारा खाना बनाए हैं और ये देखने में बहुत टेस्टी भी लग रहे हैं। और याजून ने जितना सारा खाना बनाया है वो सब क्वांसी की फेवरेट है। और ये देखकर क्वांसी कहती है तुम्हें कैसे पता कि ये सब मेरे फेवरेट है? अच्छा तो ये नुआन ने तुम्हें बताई है। फिर याजून कहता है जल्दी से तुम लोग खाना खा लो नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा, और क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रेश नहीं है तो आज के लिए तुम लोग खा लो, मैं बाद में कुछ ताज़ी चीजें लेके आऊंगा। और तभी यालिंग अकर में कहती है तुम्हारा कहने का मतलब कि ये इतना भी टेस्टी नहीं बना है। और याजून कहती है ठीक है अगर तुम नहीं खाना चाहते हो तो मत खाओ। और तभी क्वांसी यालिंग से कहती है अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ये कहकर उसे भी डिनर टेबल पे बैठा देती है और उसका खाने के लिए कहती है। फिर क्वांसी खाना खाकर याजून से कहती है वास्तव में ये बहुत ही स्वादिष्ट है, अगर तुम कोई रेस्टोरेंट खोलते हो तो निश्चित रूप से तुम और भी अमीर बन जाओगे और ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में कभी भी भूखी नहीं रहूंगी। फिर याजून कहता है कि क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि तुम अपने इतने एबिलिटी के साथ एक रेस्टोरेंट की मालकिन बनना चाहते हो। और ये सुनकर क्वांसी कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? याजून कहता है तुम अपने करियर को स्केच के द्वारा दोबारा बना सकती हो। और क्वांसी कहती है बेशक मैंने इसके बारे में सोचा है लेकिन मेरी सभी फांडे चाओ परिवार के पास है और अभी मुझे इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो ये सोचना अभी बेकार है। और तभी याजून कहता है मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ का फिक्र नहीं करना चाहिए, बताओ तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। और ये बात सुनकर क्वांसी हैरान होकर कहती है क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? और याजून कहता है इस जगह पर दुनिया की सबसे बड़े कैसीनो है और मैं आज वहाँ पे गया और मैं वहाँ पे बहुत सारे पैसा भी जीता है। और ये सुनकर क्वांसी कहती है क्या? नहीं, मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले सकती। और याजून कहता है तुमने अभी किससे कहा है कि तुम्हें खाना खिलाएगा और पैसा मेरे हाथ में सिर्फ एक नंबर की तरह है, तुम इससे अपने आप को दोबारा प्रतिष्ठा कर सकते हो और क्योंकि तुमने मुझे चुना है तो मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर क्वांसी कहती है याजून सच में तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो, मैंने अभी तक तुमसे शादी भी नहीं की है फिर भी तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो। और तभी नुआन कहती है तो मम्मी आप जल्दी से डैडी से शादी कर लीजिए। और ये देखकर क्वांसी कहती है नॉटी गर्ल क्या तुम शादी की मतलब समझती हो? और नुआन कहती है हाँ मम्मी मैं समझती हूँ, शादी का मतलब यही है कि मेरे पास भी एक पेरेंट्स होंगे जो कि कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। और मम्मी क्या आपको पता है ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो डैडी को पसंद करते हैं। जब हम एयरपोर्ट में होते हैं तो बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां डैडी को घूर घूर कर देखते हैं और उन्होंने डैडी से भी पूछते हैं कि क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। और तभी याजून कहता है नुआन ये बहुत ही गलत है, उन लोगों ने बस मुझे डायरेक्शन मांग रही है। क्वांसी कहती है ओह नुआन मम्मी से कहो क्या तुम्हारे पापा खुश थे जब वो खूबसूरत औरतें से बात कर रही थी। और नुआन कहती है नहीं डैडी तो उन्हें इग्नोर करते हैं, बाद में मैंने उन्हें बताई कि मेरी डैडी की एक वाइफ है और मैं उनकी बेटी हूँ और वो सभी लोग चले गए। और ये सुनकर क्वांसी कहती है नुआन तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। और नुआन कहती है हाँ मैं तो स्मार्ट तो हूँ, तो इसीलिए आपको मुझे अभी गिफ्ट देनी होगी। फिर क्वांसी कहती है क्या गिफ्ट, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नुआन मुझे बहुत कुछ चाहिए। और क्वांसी कहती है ठीक है डैडी ने हमें जो पैसा दिया है उनसे हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। उसके बाद वो लोग कपड़े खरीदने के लिए एक स्टोर में जाते हैं और क्वांसी नुआन के लिए और अपने लिए कपड़े खरीदते हैं। फिर वो एक कपड़े यालिंग के लिए भी लेते हैं और यालिंग को कहती है यालिंग तुम इसे पहनकर ट्राई करो। और यालिंग कहती है क्वांसी तुम अपने और न्योन के लिए यहाँ कपड़े खरीदने के लिए आए हो तो तुम लोग ही ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये सुनकर क्वांसी कहती है यालिंग तुम्हें क्या हो गया है, मैं यहाँ सबके लिए कपड़े खरीदने के लिए आई हूँ। और नुआन कहती है आंटी अब शर्माइए मत, लड़कियों को ड्रेस पहनकर बहुत खूबसूरत लगती है। फिर यालिंग कहती है क्वांसी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अजनबी के रूप में देख रही हूँ, लेकिन
अभी तुम में से एक उसके पत्नी और दूसरी बेटी है, तो तुम उसका पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन मैं तो बस सिर्फ तुम्हारी एक बॉडीगार्ड हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि वो ये सोचे कि मैं उसका फायदा उठा रही हूँ। तभी क्वांजी कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरी बॉडीगार्ड ही हो तो मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि तुम अभी इस ड्रेस को ट्राई करो। अगर तुम अभी जाके ट्राई नहीं करती हो तो मैं बहुत गुस्सा करूंगी। और तभी वहाँ पे याजुना के भी कहते हैं, हाँ मैं भी गुस्सा करूंगा। उसके बाद क्वांजी एक रेड कलर की ड्रेस लेकर नुआन नुआन से कहती है, नुआन नुआन बताओ कौन सी कलर मुझ पर सूट कर रही है। और नुआन नुआन कहती है, मम्मी आपको दोनों कलर ही शूट कर रही है। और तभी मॉल की एक स्टाफ आके कहती है, हाँ इस छोटे बच्चे ने सही कही है, आपकी स्किन बहुत ही गोरी है और आपका फिगर भी बहुत ही अच्छी है, तो आप कोई भी रंग पहन सकती है। और येजुन कहता है, ठीक है तो तुम दोनों ही खरीद लो। फिर क्वांजी कहती है, नहीं ये दोनों ड्रेस की स्टाइल एक ही है तो लेने की जरूरत नहीं है। और तभी याजुन कहते हैं, स्टाइल एक हुआ तो क्या हुआ, कलर तो डिफरेंट है। और वो स्टाफ से कहते हैं, ये दोनों कपड़े ही पैक कर दो। कहती है, अरे इसे लेने की जरूरत नहीं है, बस पैसा वेस्ट होने वाली है। तभी वो स्टाफ क्वांजी से कहती है, बाकी सारे आदमी तो वाइफ की इतने सारा शॉपिंग करने पर कंप्लेन करते हैं, पर आपके हस्बैंड बहुत ही अलग है। उसके बाद हम देखते हैं कि यस उनके पास एक कॉल आते हैं जो कि मिस्टर ही करते हैं और वो कॉल पर कहते हैं, चेंगवॉन कह रहा था कि तुम होटल पे नहीं हो और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अभी तुम कहाँ पे हो। फिर यासुन कहता है, मैं तो नुआन नुआन और क्वांजी को साथ लेकर शॉपिंग करने के लिए आया हूँ, लेकिन आपका वॉइस ऐसे डिफरेंट क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ है। और तभी मिस्टर ही कहते हैं, शियाओ चेंगयू को तुम्हारा पता लग गया है और वो जल्दी ही इस जगह पे पहुंच रहे हैं और उसका इंटेंशन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर फोन देखने के बाद याजुन क्वांजी से कहते हैं, क्या तुम्हारा शॉपिंग हो गया है, हमें जल्दी ही होटल के लिए निकलना होगा। और क्वांजी कहती है, क्या हुआ है। फिर याजुन बताता है कि शियाओ चेंगयू को हमारा पता लग गया है और वो अभी यहाँ पे आ रहा है। और शियाओ चेंगयू की बात सुनकर क्वांजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं।